राम राम जी सारे ने मैं तेरा साथी मोहित पुनिया बताम सारे का जॉब स्टार के यूट्यूब चैनल पर भरी दोपहरी में फिर से स्वागत करूं हूं। तो भाई जितने भी साथी रेलवे एनटीपीसी की परीक्षाओं की तैयारी करने लगे, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के अंदर आप लोगों की परीक्षा शुरू है, उन सभी के लिए भाई एक बढ़िया सा तोहफा लेके आया हूं आप लोगों के लिए। रेलवे एनटीपीसी की पीवाईक्यू सीरीज, और वो भी एक एक सब्जेक्ट की एक दिन में। जैसे आप ये आज की वीडियो का मैं भाई संपूर्ण पॉलिटी है उसकी निपटाने का काम कराएंगे, सारी की सारी पॉलिटी ट्रिक का माध्यम से निपटा देंगे, बढ़िया डाल याद कर देंगे, ठीक है। उसका पता कल आप जैसे ज्योग्राफी थी निपटा दें, भूगोल थी निपटा दें, फिर अगला दिन हिस्ट्री थी निपटा देंगे, उसका अगला दिन फिर अपना और जो इकोनॉमिक्स वगैरह उसकी निपटा के, यानी 4 दिन के अंदर आप इस संपूर्ण जीके को निपटाने का काम करेंगे। सारे प्रश्न आपको पीवाईक्यू आधारित मिलेंगे, जैसे रेलवे ने जो भी पिछले सालों के अंदर पूछे, जैसे रेलवे एनटीपीसी 2025 के अंदर जो भी पूछे गए उसी टाइप के आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे, ताकि आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिले और आप लोगों के मन में भी ये शिकायत ना रहे कि हाँ भाई जो हम पढ़ने लग रहे हैं वो एग्जाम का मैं आयोडा भी कौन आयोडा कदर हुए वहां का मैं तीर मारा है, ठीक है। तो सारी चीजें आपको इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक करवाई जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। इन वर्षना की पीडीएफ आपको अपना टेलीग्राम चैनल के ऊपर देखना मिल जाएगी, और आने वाली क्लासों के लिए आप अपने चैनल के साथ जुड़ सकते हो। पहला प्रश्न देखो क्या हमारे पास, 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। संविधान सभागृह में हुई थी यह बैठक, जिसे अब क्या कहा जाता। 4 ऑप्शन दिए गए, पुस्तकालय भवन, संसद भवन का केंद्रीय कक्ष, लोकसभा कक्ष या राज्यसभा कक्ष। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। पुराने समय के अंदर जैसे अपना संविधान जो बनाना था, संविधान बनाने के लिए एक कमेटी बनी जिसका हम लोगों ने नाम रखा संविधान सभा, ठीक है। और संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो क्या थी, 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। याद कैसे रखोगे भाई, पूरे भारत के अंदर छाने के लिए 46 मतलब छाने के लिए 9 लोगों ने इकट्ठा हो गए क्या, संविधान सभा की बैठक। ये संविधान सभा थी क्या, मेनली 9-10 लोगों की एक कमेटी थी जिसका मेन लक्ष्य क्या था, भारत के लिए संविधान बनाना, ठीक है, या फिर संविधान की जो बुक है वो तैयार करना भारत के लिए, ये इस कमेटी का मेन लक्ष्य था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। क्या ये संविधान सभा थी, इसके जितने भी सदस्य थे क्या वो चुनाव के माध्यम से आए थे। ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है प्रीवियस ईयर के अंदर कि हाँ भाई संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से हुआ था, नहीं, ठीक है। ये आपका चुनाव प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से नहीं हुआ था, डायरेक्ट हर एक रियासत के अंदर से एक व्यक्ति को डायरेक्ट चुना गया था उसकी प्रसिद्धि के आधार पर, ठीक है। यानी संविधान सभा का गठन क्या है, प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर हुआ था या नहीं हुआ था, जी नहीं हुआ था। ये आपसे स्टेटमेंट वाले प्रश्न आगा में पूछा हुआ है 2 से 3 बार। ओके जी, चीजें समझ में आ गई। और ये जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उस टाइम इसका नाम था संविधान सभागृह, जिसको वर्तमान में संसदीय भवन का केंद्रीय कक्ष है, इसके नाम से जाना था। कैसे याद रखोगे, जो हमारी संसद है जहां पर हमारे सारे एमपी वगैरह बैठते हैं, सांसद वगैरह बैठते हैं, उसी संसद का जो केंद्रीय कक्ष यानी बीच वाला भाग वो क्या है, संविधान सभा है, जहां पर संविधान बनाने वाले सारे महापुरुष बैठे थे, ठीक है। वहीं से क्या पूरा संविधान बन के तैयार हुआ था, वहीं से पूरी संसद आपकी चलती है। इस तरीके से आप लोग इसको याद रख सकते हो। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। जब हमारी संविधान सभा का गठन हुआ 9 दिसंबर 1946 को, जब इसकी पहली बैठक हुई तो उस टाइम इसके जो अस्थायी अध्यक्ष थे, यानी पहली बार जो इसके अध्यक्ष बने थे वो अस्थायी बने थे, यानी टेम्परेरी बने थे। तो वो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, इसके पहले आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। बहुत इंपॉर्टेंट, और ये किस दिन, 9 दिसंबर को ही बने थे। लिखेंगे सभी साथी, बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा था। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा क्या थे, इसके पहले आपके अस्थायी अध्यक्ष बने थे। ओके जी, तो स्थायी अध्यक्ष कौन बने, इन्हीं के लगभग 2-3 दिन बाद कब जी, 11 दिसंबर को, यानी 9 के बाद कब आता है, 11 दिसंबर 1946 को क्या है, हमारे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन बने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बाद में क्या भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। ये क्या है, इन्हीं के 2 दिन बाद क्या है, संविधान सभा के आपके स्थायी अध्यक्ष बने। तो अगर आपसे कोई पूछ ले संविधान सभा के पहले स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर आपके राजेंद्र प्रसाद पहले स्थायी अध्यक्ष थे, और अस्थायी अध्यक्ष पूछ रहे तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। उपाध्यक्ष कौन कौन थे, उपाध्यक्ष का मतलब जैसे मान लिया कई बार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ना कि मैं काम हो जाए, किते बरात बुरुत में जाना पड़ जाए, किते और भी काम हो जाए बात भूत भरण में, तो उस टाइम है 2 जने और एक्स्ट्रा भी तो होने चाहिए, यानी कि 2 उपाध्यक्षों की भी जरूरत होती है जी, बिल्कुल होती है, इसके अंदर भी कोई 2 राय या 3 राय नहीं है। तो 2 उपाध्यक्ष कौन कौन से थे, एक का नाम तो था भाई HC मुखर्जी, दूसरे का नाम था VT कृष्णमाचारी, ठीक है। एक का क्या नाम था, HC मुखर्जी, नोवेला मैं भी कभी कभी मेरा मुख दिखा दूंगा, और दूसरा क्या था, VT कृष्णमाचारी। तो ये 2 व्यक्ति क्या थे, जो कि हमारे संविधान सभा के क्या थे, उपाध्यक्षों के अंदर शुमार थे, और अध्यक्ष कौन हो गया हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और पहले अगर टेम्परेरी अध्यक्ष पूछ ले तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई, ठीक है। आगे चलते अगले प्रश्न के ऊपर आते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प
को किसने रखा था? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। रेलवे एनटीपीसी 2025 के अंदर प्रश्न आपका आया है। ये क्या है जी? उद्देश्य संकल्प। उद्देश्य संकल्प को भाई उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं। उद्देश्य संकल्प को क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव भी बोलते हैं। और उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। तो 13 तारीख को यानी 13 दिसंबर 1946 को, यानी जिस दिन हमारी संविधान सभा बनी उससे 4 दिन बाद, 9 दिसंबर 1946 को हमारी संविधान सभा बनी थी, उसके 4 दिन बाद यानी 13 दिसंबर 1946 को क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया? जो हमारे पहले प्रधानमंत्री जी थे, कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। इनके द्वारा क्या है? उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया। इस उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर था क्या, जिसको उद्देश्य संकल्प भी बोल देते? इसके अंदर मेन लिए था कि आप इस संविधान सभा का गठन क्यों करने लग रहे हैं, इसका मेन उद्देश्य क्या है। वो सारे उद्देश्य किसके अंदर लिख रखे थे जी? उद्देश्य प्रस्ताव के अंदर लिख रखे थे। और यही क्या है आपका 13 दिसंबर 1946 को क्या है? जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनके द्वारा यह पेश आपका किया गया था। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। इसके अलावा संविधान सभा ने और क्या काम करने का काम किया था? तो इसके अलावा संविधान सभा ने आपका, अगर हम लोग बोल लें साल 1947 का, सॉरी इसका, हाँ 1947 का ही टाइम है आपका, ठीक है, 22 जनवरी 1947 भाई। इस दिन क्या है? इन्होंने ये जो उद्देश्य प्रस्ताव है इसको स्वीकार करने का काम किया। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को तो पेश किया ये, और इसके कुछ दिन बाद यानी कि 22 जनवरी 1947 को क्या है? ये उद्देश्य प्रस्ताव है आपका स्वीकार किया गया। हाँ भाई, इसका ये जो उद्देश्य रखा गया है ये बिल्कुल सही है। नेहरू जी ने जो उद्देश्य रखे ये बिल्कुल सही है। इस तरीके से आपको याद रखना, 13 दिसंबर यानी इसके कुछ दिन बाद, मोटा मोटा समझ लो महीने के बाद है, ठीक है, महीने के अंदर 10 दिन और जोड़ दो मोटा मोटा, यानी 40 दिन के बाद क्या उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। और ये जो संविधान सभा थी इसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे? ये संविधान सभा थी, इसके अंदर टोटल सदस्य कितने थे? टोटल 389 इसके अंदर सदस्य थे भाई। कितने सदस्य थे? 389। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा था मल्टीपल टाइम की संविधान सभा के अंदर है सदस्य कितने थे? टोटल 389 सदस्य हमें इसके अंदर देखने को मिलते हैं, जिसके तहत ब्रिटिश भारत के, ठीक है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिसके ऊपर अंग्रेजों ने कब्जा कर रखा था वो, उनके कितने सदस्य थे? तो ब्रिटिश भारत के टोटल 296, ठीक है, यानी कि भाई देश के अंदर छा गए तुम तो हैं। ब्रिटिश भारत के कितने? 296 सदस्य थे। और जो अन्य जो देसी रियासत बच गई, देसी रियासत का मतलब ऐसी रियासतें जो कि पूर्णतः अंग्रेजों के कब्जे के अंदर नहीं थी, यानी उनके अलग से राजा थे, वो कितनी थी टोटल? वो हमें टोटल 93 रियासतें हमें इसके अंदर देखने को मिलती है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आपसे पूछा जाता है। फिर आपसे पूछ लेता है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? तो जिस दिन हमारा संविधान स्वीकार किया गया, ठीक है, मतलब स्वीकार तो क्या मतलब? जिस दिन उसके ऊपर साइन हुए। कब साइन हुए थे? आपके 24 जनवरी 1950 को, ठीक है, यानी संविधान को स्वीकारा गया एक तरीके से, ठीक है। कब स्वीकारा गया भाई? स्वीकारा गया आपका कब? 24 जनवरी नहीं, स्वीकार तो नवंबर में हो लिया था, 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया गया था। साइन हम लोग बोलेंगे इसको, ठीक है। संविधान की जो लास्ट बैठक हुई थी, लास्ट बैठक कब हुई संविधान सभा की? लास्ट बैठक तो लास्ट बैठक हुई थी आपकी 24 जनवरी 1950 को। और इस दिन क्या था? इस बैठक के अंदर क्या सभी लोगों ने इसके ऊपर साइन करने का काम किया था कि हाँ भाई हम लोग इस संविधान को है स्वीकार करने लग रहे हैं, ठीक है। लास्ट बैठक बोल सकते आप। और स्वीकार कब किया गया? ठीक है, स्वीकार अगर आपसे पूछ ले तो देखो इनके अंदर फर्क है। अगर संविधान को स्वीकार के बारे में पूछ लेगा तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया। लागू के बारे में पूछ ले, लागू कब किया गया? तो लागू की बात अगर हम लोग करेंगे तो 26 जनवरी 1950 को इसको लागू किया गया। देखो ये फर्क देख लो कितना है। लास्ट बैठक 24 जनवरी 1950, स्वीकारा कब गया? 26 नवंबर 1949, लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950। तो ये फर्क आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। हाँ जी, ये चीजें बिल्कुल क्लियर है, सभी साथियों के दिमाग के अंदर घुस भी गई। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, भारतीय संविधान लागू होने से पहले भारत का प्रशासन मूल रूप से किस दस्तावेज के अनुसार होता था? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। 1873 ईस्ट इंडिया स्टॉक डिविडेंड रिडेम्पशन एक्ट 1873, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, भारत सरकार अधिनियम 1935 या भारत सरकार अधिनियम 1919? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। भारत सरकार अधिनियम 1919 है, ये कब तक शासनकाल इसके अधीन चलता रहा? ये चला 1935 तक। फिर उसके बाद 1935 के अंदर क्या है आपके पास? 1935 के अंदर आया आपके पास भारत सरकार अधिनियम 1935। इसके अंदर मेनली था क्या? इसके अंदर भारत सरकार को चलाने के लिए जो पूरा एक कानून का, जैसे हमारे पास जो वर्तमान में संविधान है, इस संविधान का
मैक्सिमम पार्ट हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही लिया है। यानी एक तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं जो कानून अंग्रेजों ने बनाए थे उसी कानूनों की बुक से आप इन्हें हैं 50 से ज्यादा % कानून आप इन्हें वहीं से उठा रखे हैं, डिट्टो सेम। ठीक है, तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ही क्या है, जब तक हमारा खुद का संविधान लागू नहीं हुआ था तब तक हमारी जो भी सरकार चलने लगी जो किसके तहत, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत चलने लग रही थी। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई। अब ये जो भारत सरकार अधिनियम 1935 था, इसी अधिनियम के तहत ही क्या है आपकी आरबीआई की स्थापना हुई। ठीक है, आपसे पूछा नहीं जाता भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई। ठीक है, तो वो मेनली इसी अधिनियम के अंदर दे रखा था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर ही आरबीआई के बारे में दे रखा था। इसके अलावा साल 1937 के अंदर जो आपका फेडरल कोर्ट है उसकी जो स्थापना है उससे रिलेटेड जो चीजें हैं वो भी किसके अंदर दे रखी थी, वो भी आपकी भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंदर दे रखी थी। 1937 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है जी, ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। और दूसरी चीज अगर हम लोग संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ ले कि संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था, तो संवैधानिक सलाहकार की अगर आप बात करें तो बी.एन. राव। कौन थे भाई आपके, बी.एन. राव साहब क्या है आपके, बी.एन. राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ओके जी, अगर कोई आपसे प्रश्न पूछ लेगा तो इजीली निपटा दोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसके अलावा संविधान का जब हम लोग निर्माण करने लग रहे थे तो उस टाइम बहुत सारी समितियां बनी हुई थी अलग अलग, जैसे प्रारूप समिति, गांधी समिति, अलग अलग 100 तरीके की समिति थी। उन सभी समितियों में जो फेमस थी उसका नाम था जी प्रारूप समिति। ठीक है जी, प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी बोल देते हैं। ठीक है, इसका काम क्या था, संविधान का एक तरीके से मसौदा तैयार करना, प्रारूप तैयार करना, भाई किस टाइप का ये दिखेगा। ठीक है, और इसके अध्यक्ष का नाम पूछा था मल्टीपल टाइम, तो इसके अध्यक्ष का नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, वो क्या थे, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे भाई। ठीक है, मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर आता है। और ये भी पूछा था कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, तो प्रारूप समिति का अगर आपसे गठन पूछ ले तो कब बताओगे, 29 अगस्त 1947 को क्या है हमारी प्रारूप समिति का गठन हुआ, 29 अगस्त 1947 को। ओके जी, ये चीज भी हमें क्लियर होगी, दिमाग के अंदर घुस गई। आगे चले, चलो जी अगले प्रश्न के ऊपर चलते हैं। निम्न में से कौन सा संविधान सभा के बारे में सही है। संविधान सभा के बारे में 2 कथन दे रखे स्टेटमेंट वाले, रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछे गए, बताओ। ठीक है, संविधान का मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है। क्या संविधान का सिर्फ मसौदा तैयार करना ही संविधान सभा का एकमात्र कार्य है? आप लोग खुद सोच के बताओ। नहीं, संविधान सभा के और कार्य क्या क्या थे भाई, इन्होंने अपने राष्ट्रीय ध्वज को भी तो अपनाया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा होगा। ठीक है, ये चीज किसने अपनाई थी, संविधान सभा ने तो अपनाई थी। और कब अपनाई गई थी, 22 जुलाई 1947 को। लिखेंगे सभी साथी, 22 जुलाई 1947 को जो हमारे देश का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया, तिरंगा, राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया गया है तिरंगा। ठीक है, ये भी किसने स्वीकार करने का काम किया है, संविधान सभा ने स्वीकार करने का काम किया है। तो यानी एकमात्र मसौदा तैयार करना ये तो अकेला काम नहीं है, और भी तो काम इसने किए हैं जी। बिल्कुल से, यानी कि पहला कथन तो क्या हो गया जी, टोटली रॉन्ग हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है जी, दिमाग के अंदर। दूसरा, एक बार जब संविधान अस्तित्व में आता तो संविधान सभा भंग कर दी जाती है, चीज बिल्कुल से है भाई। एक बार संविधान बन गया, बनने के बाद संविधान सभा का क्या काम। ठीक है, तो ओनली कथन नंबर जो 2 है ये आपका सही है, पहला कथन आपका गलत हो जाएगा। सभी साथियों के समझ में आ गया जी, बिल्कुल आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी। आगे चलते हैं, तो वह कौन से नेता थे जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे 1946 से लेकर 1947 तक, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया भाई, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जो केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष थे, फिर वे संविधान सभा के अध्यक्ष बने और तत्पश्चात वे लोकसभा के अध्यक्ष भी बने। आप लोग खुद सोच के बताओ कि भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, वही इसके अध्यक्ष आ जाएंगे। खुद सोचो एक बार के लिए, भारत के पहले जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनका क्या नाम था। देखो भाई, अब कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का अध्यक्ष बनने लग रहा है, यानी कि आप लोग ये सोचो भाई जितने भी मंत्री, उन मंत्रियों का भी हेड है यार, वो तो यार दबा की माल खींचेगा। ठीक है, तो उसका नाम क्या होगा, पहले लोकसभा अध्यक्ष का माल से बनेगा मावलंकर, जी.वी. मावलंकर साहब क्या है हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, यानी गणेश वासुदेव मावलंकर, ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट। ये क्या थे, हमारे लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। और यही क्या थे, यही आपके विधानसभा के अध्यक्ष भी बने, केंद्रीय जो विधानसभा थी, और ये संविधान सभा के अध्यक्ष भी बने। ठीक है, और बाद में क्या है, भारत की लोकसभा के अध्यक्ष, यानी तीनों पदों के ऊपर ये रह चुके। जो हमारी पहली लोकसभा थी ना 1952 से लेकर आपकी एक तरीके से 56 तक चली थी। ठीक है, उस लोकसभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन बने थे, जी.वी. मावलंकर बने थे। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके के प्रश्न का लेवल देखने लग रहे हो भाई, फट जाएगा सिस्टम। ठीक है, बहुत खतरनाक सिस्टम है प्रश्नों का लेवल लगा। एक और चीज याद रखना, संविधान सभा की टोटल कितनी बैठकें हुई थी। अगर कोई आपसे पूछ ले संविधान सभा की टोटल कितनी बैठक हुई थी, तो संविधान सभा की टोटल 11 बैठक हुई थी भाई। ठीक है, संविधान सभा की टोटल कितनी बैठक हुई थी, 11। और अंतिम बैठक कब हुई थी, 24 जनवरी 1950 को टोटल 11 बैठक हुई थी भाई।
ठीक है, ये चीज भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, आगे चलो जी अगला प्रश्न, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। अपनाया कब गया था? अभी 2 मिनट पहले बताया था 26 नवंबर 1949 को क्या है, हमने भारत के संविधान को है अपनाने का काम किया था। लागू कब हुआ था जी? 26 जनवरी 1950 को क्या हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ था। संविधान के ऊपर हस्ताक्षर कब हुए थे जी? 24 जनवरी 1950 को क्या भारतीय संविधान के ऊपर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, यानी कि एक तरीके से संविधान सभा की अंतिम बैठक थी। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। बेसिक सा प्रश्न है, रेलवे एनटीपीसी के अंदर पूछा, थोड़ा सा घुमा के पूछने का इनको मतलब कि शौक है, आदत है। ओके जी, शौक मिटा देंगे भाई इनका। मूल हस्तलिखित भारतीय संविधान के प्रत्येक पृष्ठ को डैश के कलाकारों द्वारा निखारा और सजाया गया था। प्रश्न की गहराई देखने लग रहे हो? नहीं पढ़ा होगा, लेकिन रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया है। जो अपना मेन संविधान, मूल संविधान का मतलब समझो, यानी जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है। ठीक है, मूल संविधान का मतलब क्या है? जो संविधान की ओरिजिनल कॉपी है, जिसका मैं मतलब एक तरीके से जो पूरा का पूरा पेन का गेल लिखा गया। अपना एक चीज और बता दूं, जो अपना मेन संविधान है वो टाइपिंग नहीं किया हुआ भाई, पेन के साथ लिखा हुआ है। तो यानी जो अपना ओरिजिनल जो मेन कॉपी है ना, वह किसके द्वारा लिखी गई? तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। लिखेंगे सभी साथी, पहले तो ये लिख लो, राइटर कौन है हमारे संविधान के? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ये क्या, ये हमारे मेन संविधान के क्या है? राइटर हैं। ओके, इसको याद कैसे रखोगे भाई? हम तो ऐसे व्यक्ति से लिखवाएंगे जिसके अंदर साक्षात नारायण यानी कि भगवान विष्णु का अवतार भी हो और जो बड़े ही प्रेम से लिखे। हम तो ऐसे व्यक्ति से हमारे संविधान लिखवाएंगे। ओके जी, कोई दिक्कत की बात नहीं जी, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। और जो शांति निकेतन के जो प्रमुख कलाकार थे, उनको हमने बुलवाया था। हमारे संविधान के जो पन्ने थे, उन पन्ना का साइड में डिजाइनिंग करवाने खातर, जो भी आसा पास डिजाइनिंग हो है, वो डिजाइनिंग करवाने के लिए आपने क्या है, शांति निकेतन के जो कलाकार थे उनको बुलाने का काम किया था। ओके जी, जिनका मेन काम सजावट का था। और इन शांति निकेतन के कलाकारों के अंदर भी जो फेमस हैं, जिनका नाम एग्जाम के अंदर पूछा था, वो है नंदलाल बोस। ठीक है, नंदलाल बोस। भाई जो बोस होगा भाई, बोस पे डिजाइनिंग करवावाएंगे। छोटे मोटे कलाकार है, जो कलाकार का जो बोस है, ठीक, उसे पे कलाकृति करवावाएंगे, यानी नंदलाल बोस हो गया। ओके जी, ये चीज भी क्लियर होगी। आगे चलते, अगला प्रश्न देखो क्या हमारे पास, ग्रैनविल ऑस्टिन द्वारा गढ़ा गया एक शब्द जिसका अर्थ है एक ऐसी व्यवस्था जो मजबूत केंद्रीय सरकार को जन्म देती, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इससे प्रदेशों की सरकारें जो केंद्रीय नीतियों का कार्यान्वयन करती हैं कमजोर पड़ जाती। उदाहरण स्वरूप भारत। मतलब एक शब्द बताओ, एक अंग्रेज व्यक्ति था ग्रैनविल ऑस्टिन, इसने एक शब्द जड़ा, उस शब्द का आपको नाम बताना है। उस शब्द की इसने डेफिनेशन दी है। क्या डेफिनेशन है भाई? कि एक ऐसा देश जिसके अंदर मजबूत केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार का मतलब जैसे जो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो है, ठीक है, और केंद्र सरकार के साथ अपने पास भारत में जितने राज्य, उन राज्यों के अंदर राज्य सरकार भी है, जो कि केंद्र सरकार के द्वारा बनाई गई नीतियां, जैसे केंद्र सरकार ने नीति बना दी कि भाई सभी को फ्री में राशन बांटना है, तो उस नीति का पालन भी करेंगे। क्या इस चीज से जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट है वो कमजोर हो जाती है? जी बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, और इस चीज का उदाहरण कौन सा? भारत देश है। और इस पूरी डेफिनेशन को अगर हम लोग एक वर्ड के अंदर हम लोग डिफाइन करें तो इस वर्ड का क्या नाम होगा? तो इसका होगा सहकारी संघवाद। ठीक है, सहकारी संघवाद शब्द के माध्यम से आप इस चीज को डिफाइन कर सका, एक्सप्लेन कर सका। हाँ, ठीक है, सहकारी संघवाद का मतलब ही क्या है भाई? एक ऐसा देश जिसके अंदर मजबूत केंद्र सरकार है, उसके साथ साथ मजबूत राज्य सरकार भी है। ठीक है, और राज्य सरकार वो केंद्र सरकार की नीतियों का पालन भी करती है, यानी दोनों कामों को निपटाने का काम करती है। तो इस तरीके से हम लोग इस चीज को याद रख सकते हैं। ओके जी, ठीक है, यानी सहकारी संघवाद। ओके, चलो जी आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो क्या हमारे पास, संविधान सभा का अंतिम सत्र कब आयोजित हुआ? अभी अभी मैंने बताया था, जिस दिन सबने साइन मारे थे। किस दिन साइन मारे थे जी? 24 जनवरी 1950 को क्या सारे के सारे कार्यकर्ताओं ने क्या है, साइन मारने का काम किया था। और इसी दिन क्या है, संविधान सभा का अंतिम आपका सत्र हुआ था। ओके जी, और उसके बाद से 26 जनवरी 1950 से क्या है, हमारे यहां पर हर साल गणतंत्र दिवस मनाया जाने लगा। गणतंत्र दिवस को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रिपब्लिक डे बोलते हैं। ओके जी, चीज भी हमारे समझ में आ गई। ठीक है, एक चीज बताओ तुम लोग मेरे को कमेंट के अंदर बताना कि गणतंत्र दिवस के ऊपर झंडा कौन लहराता है? झंडा है, कौन लहराता है? और जो आपका स्वतंत्रता दिवस है, स्वतंत्रता दिवस पर झंडा कौन लहराता है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया। इसके अलावा एक प्रश्न और भी पूछ लेता, जो हमारा झंडा है, तिरंगा झंडा है, तिरंगा झंडे का अनुपात कितना लंबाई चौड़ाई का? तो 3:2। 3:2 क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ का क्या है आपका अनुपात है, रेशियो। ये भी अक्सर एग्जामिनर पूछता है। ओके जी, आगे चलते, अगला प्रश्न हो गया, भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? आपको 4 ऑप्शन दिए गए। अच्छा डीप गहराई वाला प्रश्न है। कौन सा व्यक्ति सर्वोच्च? आप खुद बताओ। उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय का मतलब सुप्रीम कोर्ट, संसद, प्रधानमंत्री या संविधान? बताओ तुम लोग कौन सी चीज सबसे सर्वोच्च? मैं इतना पानी की घूंट मारूं।
चलें भाई। बहुत बढ़िया। तो निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप लोग खुद बता। देखो, उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट है, किसके अनुसार काम करता है? हमारे संविधान के अनुसार, कानून के अनुसार। उस कानून के तहत ही तो सजा देता सुप्रीम कोर्ट। जी बिल्कुल सही बात है, ठीक है। दूसरी चीज, संसद किसके तहत काम करती है? संविधान के तहत। संविधान के अंदर लिख रखा है इतने आपके एमपी होंगे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे, इतने ये होंगे, इतने वो होंगे, इसके तहत काम करती है। बिल्कुल सही है। प्रधानमंत्री भी किसके तहत काम करता है? संविधान के तहत काम करता है। तो यानी सबसे टॉप लेवल पे कौन हो गया जो जिसके तहत सारे जने काम कराएं? संविधान हो गया। यानी संविधान के तहत जो सारे व्यक्ति काम करते, तो यानी देश के अंदर सबसे सर्वोच्च व्यक्ति कौन, सर्वोच्च चीज कौन सी होगी? संविधान हो गया। संविधान के अनुसार ही सारी चीजें काम करती हैं। ओके, ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते, समझ में आ गई। तो निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा संविधान सभा द्वारा नहीं किया गया था? 4 ऑप्शन दिए गए, इनके अंदर से कौन सा काम है संविधान सभा ने नहीं किया था? यूपीएसआई 2017 के अंदर यह प्रश्न आया है। इसने देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना। क्या संविधान सभा ने ही देश के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में जवाहरलाल नेहरू को चुना? दूसरा, इसने राष्ट्रीय ध्वज को अंगीकृत किया था 22 जुलाई 1947 को। जी बिल्कुल किया था। तीसरी चीज, इसने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन किया था। क्या किया था या नहीं किया था? जी बिल्कुल किया था। तीसरा, इसने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अंगीकृत किया था। जी बिल्कुल सही। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को भी किसी ने स्वीकार किया था? आपकी संविधान सभा ने किया था। लेकिन देश के पहले जो प्रधानमंत्री बने थे वो जनता ने डिसाइड किया था, ना कि संविधान सभा ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसका डिसीजन किसने लिया था? आपकी जनता के द्वारा लिया गया था, ना कि संविधान सभा के द्वारा लिया गया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई भाई। संविधान सभा के द्वारा ही लिया गया था ये। एक बार मैं चेक कर लेता हूं भाई, मे भी क्या पता वो हो गया हो भाई मेरे से मिस प्रिंट, मतलब मिस प्रिंट के मेरा दिमाग में तो मिस प्रिंट होगी हो। मेरे हिसाब से तो प्रधानमंत्री का भी चयन संविधान सभा का द्वारा कराया गया हो। क्या है? राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का अनुमोदन, भारत की सदस्यता का मतलब अच्छे लेवल के प्रश्न है यार, है कि नहीं बताओ तुम लोग। जी बिल्कुल है। हाँ भाई, संविधान सभा नहीं किया था भाई, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है, यही है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है हमारे पास, जब संविधान को पहली बार अपनाया गया था तब इसमें कितने अनुच्छेद थे? जब पहली बार संविधान को अपनाया गया था उस टाइम इसके अंदर टोटल कितने अनुच्छेद थे? तो जब पहली बार संविधान को अपनाया गया था उस टाइम इसके अंदर 395 तो अनुच्छेद थे, यानी आर्टिकल थे। कैसे रखोगे? पहचान बे। 395 का मतलब क्या गया? पहचान बे। टोटल इसके अंदर भाग कितने थे ये आपको बताने हैं। टोटल इसके अंदर अनुसूचियां कितनी थी ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो जिस टाइम भारत के संविधान को अपनाया गया था पहली बार उस टाइम अनुच्छेद तो कितने थे जी? 395 थे। भाग कितने थे जी? 22 भाग थे। अनुसूचियां कितनी थी जी? 8 अनुसूचियां थी। ओके जी। भाग वर्तमान में भी 22 हैं, अनुसूचियां 8 से बढ़कर 12 होगी भाई। अगर कोई आपसे पूछ ले वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में भारतीय संविधान में हमें 12 अनुसूचियां देखने को मिलती हैं, ठीक है। अनुच्छेद हमें कितने देखने को मिलते हैं? तो वर्तमान में 470 प्लस हमें अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। एग्जैक्ट नंबर नहीं पता क्योंकि हर दिन बढ़ते जाते हैं, हर दिन कोई ना कोई नया कानून बढ़ता है। तो वर्तमान में 470 प्लस अनुच्छेद हैं, ठीक है। और 12 अनुसूचियां, ये 12 अनुसूची पक्के याद रखने, ये आर्टिकल याद रखने की जरूरत नहीं है। मूल संविधान के याद रखने 395 और भाग आपको याद रखने हैं 22, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला, किस तिथि को हस्तलिखित संविधान पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? मैंने अभी भी बताया जिस दिन लास्ट बैठक हुई थी। कब हुई थी जी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी दिन क्या है, संविधान सभा के जितने भी लोग थे उन सभी ने क्या है, संविधान की जो कॉपी थी उसके ऊपर हस्ताक्षर करने का काम किया था। ओके जी, ये चीज भी हमको पता लगी, समझ में आ गई। आगे चलते, इसके अंदर तो कुछ था ही नहीं। एक प्रख्यात न्यायविद और संवैधानिक विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने डैश को संविधान सभा का पहचान पत्र का, ये बड़ा अच्छा प्रश्न। देखो इसके तहत आपको मैं चीज बताता हूं। यह है भारत के संविधान की उद्देशिका।
उद्देशिका को क्या बोलते हैं जी? प्रस्तावना भी बोल देते हैं। प्रस्तावना होती क्या, मैंने लिया अभी समझाता हूं तुमको, जिसको इंग्लिश में आप प्रीएम्बल बोलते हैं। ठीक है, कभी आप लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वगैरह पढ़ो वोकैबुलरी के अंदर, तब आपको पता लगेगा। ये होती क्या जी? प्रीएम्बल, प्रस्तावना। जैसे आप कोई बुक लेते हो, बुक लेने से पहले आप उसका फ्रंट पेज देखा करो ना। बुक का मतलब आप गत्ता खोलो, गत्ता खोलते ही पहला पेज आया करे कि भाई यह बुक मेरे द्वारा लिखी गई है, मेरे माता पिता को समर्पित है, भाई बहन को समर्पित है, बेटा बेटी को समर्पित है, पत्नी को समर्पित है। ठीक है, इस बुक के अंदर आपको ये चीजें देखने में मतलब फलाना, जो मतलब शुरुआत में उस बुक का बारे में छोटा मोटा ज्ञान लिखा हो, उसकी अभी प्रस्तावना बोला। हाँ, ओके जी। तो उसी टाइप से जो अपने संविधान की किताब है उसके अंदर भी प्रस्तावना है, और ये प्रस्तावना हमने है अमेरिका के संविधान से ली है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले प्रस्तावना हमने किस देश के संविधान से ली है, अमेरिका के संविधान से आप ही ने ये प्रस्तावना ली है। ओके जी। इस प्रस्तावना के अंदर आपसे प्रश्न पूछा था कि भारत की जो प्रस्तावना है इसकी शुरुआत किन शब्दों से हुई है? तो हम भारत के लोग, बहुत इंपॉर्टेंट, भारत की प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से हुई है? हम भारत के लोग। ठीक है, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब है कि भारत एक आजाद देश है जो कि किसी भी अन्य देश का उपनिवेश या गुलाम नहीं है। इसकी खुद की प्रभुत्व है, बिल्कुल आजाद देश है। ओके जी। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है कि यहां पर किसी भी धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होता। ओके जी। लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। एग्जाम के अंदर पूछा था कि संविधान की प्रस्तावना के अंदर कितने टाइप के न्याय का वर्णन किया गया है, तो टोटल कितने? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, टोटल हमें 3 टाइप के न्याय का वर्णन देखने को मिलता है। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है। ओके जी। कितने टाइप की स्वतंत्रता है? विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास, धर्म और उपासना, यानी टोटल 5 टाइप की स्वतंत्रता का वर्णन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद कैसे रखोगे? 1 2 3 4 5 स्वतंत्रता में आप ही को 5 अपने को है वर्ण देखने को मिलते, तो इसी के आधार पर आप इन्हें क्या है 5 बोला। ओके जी। समता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। समता मतलब हो गया बराबरी। समता कितनी टाइप की? 2। भाई बराबरी तो 2 जने का बीच में, अगर 3 का बीच में तो बराबरी को नहीं हो। ओके जी। प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब के व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने, बंधुता बढ़ाने के लिए, मतलब और आपको फालतू मतलब कि सारी नॉलेज दे रखी है। ठीक है, ये चीज समझ में आई। न्याय कितने टाइप के हैं? 3। स्वतंत्रता 5। ठीक है, समता 2। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब ये जो संविधान की प्रस्तावना है इसको 3 अलग अलग लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। ठीक है, इसी प्रस्तावना को संविधान का जो आईडी कार्ड बोला है, भाई ये संविधान का आईडी कार्ड, वो किसने बोला? एन.के. पालकीवाला। किसने बोला? एन.के. पालकीवाला नाम का एक व्यक्तित्व था, वो क्या बोला? बोला ये तो संविधान का आईडी कार्ड है। इसको कैसे रहे? जो भी पालकी का मैं बैठ की जाओ उसको क्या आईडी कार्ड अपना दिखाना पड़ेगा कि हाँ भैया मेरी पालकी है। ओके जी, चीज हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई भाई। ठीक है, इसके अलावा एक व्यक्तित्व थे जिनका नाम था के.एम. मुंशी। उसने इनको क्या कहा? क्या हुआ? बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। उसने क्या बोला? उसने इसको बोला भाई हमारे संप्रभु, जो हमारा संप्रभु का मतलब जो हमारा किसी के ऊपर डिपेंड जो देश नहीं, हमारा आजाद देश है, संप्रभु लोकतांत्रिक क्या है? गणराज्य की कुंडली। ठीक है, या फिर आप उसको ये भी बोल सकते हो भाई भारत देश की कुंडली बोल लो। के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने क्या बोला? संप्रभु गणराज्य की कुंडली। भैया हमारे देश का क्या है? संप्रभु गणराज्य की कुंडली। कुंडली आपको शुरुआत में देखने को मिलती है, और जो मुंशी जी होते हैं वही कुंडली आपको दिखाने का काम करते हैं। ओके जी, चीज भी समझ में आ गई। इसके अलावा की नोट ऑफ संविधान, यानी संविधान की कुंजी, संविधान की चाबी बोल लो या कुंजी बोल लो, या कुंजी इंग्लिश में आप ही बोले तो की नोट। ये किसने बोला? तो ये एक अंग्रेज अधिकारी व्यक्ति था जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था अर्नेस्ट बुरकर। ठीक है, उसके द्वारा ये शब्द आपके बोले गए। तो ये 3 ही व्यक्ति जो कि पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर मल्टीपल टाइम। ठीक है, अभी आपके पास आगे भी आपको देखने को मिलेंगे। तो जैसे ये प्रश्न आपसे पूछा गया कि संविधान का पहचान पत्र यानी आईडी कार्ड है, ये चीज किसने बोला? ठीक है भैया, जो संविधान की जो अपने या क्या बोला, अगर मतलब किसको आईडी कार्ड बोला, तो इसने किसको बोला? उद्देशिका। उद्देशिका मतलब प्रीएम्बल यानी कि प्रस्तावना है, जो इसको क्या संविधान का आईडी कार्ड है बोला गया। किसके द्वारा बोला गया है? तो ये किसके द्वारा बोला गया? एन.के. पालकीवाला के एन.ए. पालकीवाला के द्वारा ये बोला गया। ओके जी, चीज हमारे क्लियर हो गई। आगे चलते अगला प्रश्न देखो क्या हमारे पास अगला प्रश्न है। के.एम. मुंशी द्वारा, ये भी रेलवे एनटीपीसी के अंदर आया, निम्नलिखित में से किसे हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की कुंडली के रूप में परिभाषित किया गया? अभी भी बोला था किसको परिभाषित किया गया? वही प्रीएम्बल। प्रस्तावना कोई क्या है? हमारे संप्रभु यानी जो हमारा गणराज्य देश है उसकी कुंडली के रूप में दिखाया गया है। ओके जी, के.एम. मुंशी के द्वारा। यह नाम याद रखना, दूसरे तरीके से पूछ सकता है। संविधान के कामकाज की समीक्षा के लिए सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई? यह बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया भाई। जैसे जो भी संविधान का कामकाज है,
ठीक है, उस कामकाज की समीक्षा के लिए कि हाँ भाई संविधान के अंदर जो भी कामकाज होने लग रहा है वो कामकाज सही तरीके से होने लग रहा है, इसके लिए क्या सरकार के प्रस्ताव द्वारा राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करेगी। और उस राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कब हुई? साल 2000 के अंदर क्या इस राष्ट्रीय आयोग की स्थापना करी गई कि हाँ भाई इसकी अच्छे तरीके से समीक्षा की जाए। इसको याद कैसे रखोगे भाई? उस टाइम साल 2000 के अंदर क्या सिर्फ 2-2000 रुपए सैलरी मिलती थी कि हाँ भाई तू इस काम की समीक्षा कर, तू इस चीज की ये कर, वो कर, वो कर। ओके जी। इसके अंदर टोटल हमारे कितने सदस्य थे इस राष्ट्रीय आयोग के अंदर? तो इस राष्ट्रीय आयोग के अंदर टोटल हमारे पास 11 सदस्य हमको देखने को मिलते थे। टोटल कितने? 11 सदस्य इस राष्ट्रीय आयोग के अंदर थे। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। और इस टाइम हमारे पीएम साहब कौन थे? प्रधानमंत्री साहब कौन थे जिन्होंने मेनली इस आयोग के गठन की प्रस्तावना रखी थी? तो हमारे जो पीएम साहब थे वो थे अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी क्या थे? हमारे पीएम साहब थे। वाजपेयी हमारे पीएम साहब थे। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई, दिमाग के अंदर घुस गई। आगे चलो जी, प्रश्नों का लेवल देख लो, बहुत तगड़ा है। भारतीय संविधान में समानता शब्द किसे संदर्भित करती है? समानता का मतलब क्या है? सामाजिक विशेषाधिकार का अभाव, संयम का होना, सामाजिक विशेषाधिकारों का होना या संयम का अभाव? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। भाई जो भी सामाजिक विशेषाधिकार यानी कि एक समाज के जो सभी लोगों को जो विशेष अधिकार प्राप्त है वही अधिकार हर एक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? समानता बोलते हैं। ये ना हो कि हमें पानी पीने का सिर्फ मेरे को और तुमको ना हो। ठीक है, तो ये तो क्या हुआ? ये तो भाई हमारे को मतलब समानता का अधिकार नहीं होया एक तरीके से। यानी समानता के अधिकार कौन कौन से हैं? भाई हर एक व्यक्ति को क्या है? इक्वलिटी का अधिकार होना चाहिए। हर एक जो भी मतलब समाज के अंदर जो भी अधिकार मिलते हैं वो हर एक व्यक्ति को प्राप्त होने चाहिए। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, प्रस्तावना में कौन सा शब्द यह दर्शाता है कि भारत न तो किसी अन्य राष्ट्र के अधीन है और न ही उपनिवेश, उपनिवेश का मतलब गुलाम है किसी देश का, बल्कि एक स्वतंत्र राष्ट्र है? अभी अभी मैंने बताया क्या था? संप्रभु। संप्रभु का मतलब भाई हमारा खुद का प्रभुत्व है, हम किसी और देश के अधीन नहीं है। ठीक है ना, हम किसी के गुलाम है, हम एक आजाद देश है। यानी गणतंत्र जी बिल्कुल नहीं, संप्रभु यानी प्रभुत्व संपन्न। ऑप्शन नंबर बी इंग्लिश में बोलेंगे तो सोवर्जन। ठीक है, हमारा देश वर्जन है। ठीक है, सोवर्जन याद रह जाएगा। ओके जी, याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, किस अंग्रेजी राजनीतिक वैज्ञानिक ने उद्देशिका को भारतीय संविधान की कुंजी कहा था, यानी की नोट कहा था? तो अभी बता दें किसने कहा था? अर्नेस्ट ने। कड़ गया वो अर्नेस्ट, सर अर्नेस्ट बार्कर। ऑप्शन नंबर ए हमारा करें। अर्नेस्ट क्या बोला? न्यू बोला भाई अर्न करो, सफलता की कुंजी यही है कि कमाई करो तभी तुमको सफल माना जाएगा। यानी अर्नेस्ट बार्कर ने क्या है इसको संविधान को क्या संविधान की जो प्रस्तावना इसको क्या बताया था? कुंजी बताया था। ओके जी, चीज हमारे समझ। 3 व्यक्ति थे, तीनों याद हो गए। जो संविधान की प्रस्तावना यानी उद्देशिका है, उद्देशिका को एक ने क्या बोला? बोला कुंडली है, एक ने बोला आईडी कार्ड है, एक ने बोला कुंजी है। तीनों के नाम तुमको याद होना चाहिए, प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं भाई। ठीक है, मैं पानी की घूंट पी लूं, इतना तुम अगला प्रश्न देखो। अब एक बड़ा ही ट्विस्टेड प्रश्न है भाई, प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। क्या प्रश्न दे रखा है कि जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है इसको डैश के मामले में भारत के संविधान का हिस्सा माना गया था। यानी कि भाई कौन सा ऐसा कोर्ट केस था जिसके तहत उद्देशिका को भारतीय संविधान का हिस्सा माना गया? यानी कि सीधी सी बात तो ये होगी, यानी कि जिस टाइम भारत का संविधान बना था उसके हिसाब से तो भाई इसको हिस्सा नहीं माना गया। इसका मतलब तो ये है भाई, यानी किसी कोर्ट केस के माध्यम से इसको हिस्सा माना गया है जी। बिल्कुल जी, ये तो कोई वो बात नहीं हुई। ठीक है, तो आपको बताता हूं। साल 1960 के अंदर एक केस होया भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, बेरुबरी केस। बेरुबरी नाम की कोई व्यक्ति तो था, उसने सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस डाला। ठीक है, इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? जो संविधान की प्रस्तावना यानी जो फ्रंट पेज है ये संविधान का पार्ट नहीं है। ओके जी। फिर उसके बाद इसके कुछ साल बाद यानी 13 साल बाद साल 1973 के अंदर केशवानंद भारती का और वर्सेस जो केंद्र सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उनका फिर केस चला। उस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हां भाई जो ये प्रस्तावना है ये भारतीय संविधान का ही हिस्सा है। तो केस का नाम पूछ ले हुआ है तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है। ठीक है, सॉरी सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं था, केरल राज्य था। ठीक है, इस केस के तहत क्या है आपकी जो प्रस्तावना, इस प्रस्तावना को क्या है भारतीय संविधान का हिस्सा है माना गया। तो 2 केस है, दोनों आपको याद रखने हैं। 1960 वाला केस था, इसके तहत तो क्या है मतलब बेरुबरी वाला केस था, इसके तहत तो क्या है जो सुप्रीम कोर्ट था उसने मना कर दिया था कि नहीं भाई ये प्रस्तावना का हिस्सा
ऐसा नहीं है। और जो 1973 वाला केस था केशवानंद भारती वाला, इसके तहत क्या सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मान लिया था और अभी तक है प्रस्तावना को भारतीय संविधान का हिस्सा माना जाता है। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं, समझ में आ गई तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान के बारे में सही है? दो कथन आपको दे रखे हैं। यह दुनिया में किसी भी संप्रभु देश, संप्रभु का मतलब समझ गया ना, इंडिपेंडेंट कंट्री जो किसी की गुलाम नहीं है, देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। बिल्कुल सही, जो भारत का संविधान है वो पूरी दुनिया में सबसे लंबा लिखित संविधान है। ओके। दूसरा, संसद संविधान को निरस्त कर सकती है। क्या संसद संविधान को निरस्त कर सकती है? जी बिल्कुल नहीं। ओके जी। तीसरी चीज, यह संसदीय सर्वोच्चता प्रदान करता है, संवैधानिक सर्वोच्चता नहीं। संविधान के अंदर क्या है? संविधान ही सबसे ऊपर है। संसद भी किसके अधीन काम करती है? संविधान के अधीन काम करती है। ये कथन भी हो गया हमारा गलत। ओनली कथन नंबर हमारा 1 है, ये सही है। रेलवे एनटीपीसी 2025 के अंदर है। प्रश्न देख लो कैसे दाकड़ है। ओके जी, आगे चलते। अगला क्वेश्चन देखो क्या है। निम्न में से किसे संविधान की कुंजी की संज्ञा दी गई? संविधान की कुंजी किसको बोला गया? उद्देशिका को बोला गया। और किसके द्वारा बोला गया था? तो अर्नेस्ट बुरकर के द्वारा क्या है, इसको क्या संविधान की कुंजी बोला गया था? किसको? जो संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना को। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्याय की अवधारणा को डैश से लिया गया। जो भारत का संविधान की जो अपनी उद्देशिका देखी, मैंने अभी आपको बताया था कि भारत की संविधान की जो प्रस्तावना उसके अंदर हमारे 3 टाइप के न्याय हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, 3 टाइप के न्याय कौन कौन से थे? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, यानी तीनों दृष्टि से आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, 3 टाइप के न्याय का वर्णन है। जी बिल्कुल है। अब ये जो तीनों टाइप के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये मैंने लिए कहां से हैं? किस देश के संविधान से? तो मैं आपको बताता हूं, रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी। रूस को पुराने टाइम के अंदर सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। क्या बोलते थे? सोवियत संघ बोलते थे रूस को। ठीक है, रूस का पुराना नाम है। इंग्लिश में बोले तो USSR, इस नाम से इसको जाना जाता था। ठीक है, रूस के अंदर एक क्रांति हुई थी। उसी क्रांति के अंदर क्या है, न्याय की डिमांड उठी थी पहली बार कि हाँ भाई, हमको तीनों दृष्टि से इक्वली न्याय चाहिए। और उसी क्रांति को ध्यान में रखते हुए जो उस टाइम अपने संविधान सभा के सदस्य थे, उन्होंने भी क्या ये चीजें अपनी संविधान की प्रस्तावना के अंदर डाली। तो यानी हमने कहां से ली थी? रूसी क्रांति से क्या हमने न्याय की अवधारणा ली थी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते। निम्नलिखित में से किसने अनुशंसा की थी कि किसी व्यक्ति के अधिकारों को 2 श्रेणियों में विभाजित किया जाना चाहिए, न्याय और अन्याय, जिसे संविधान मसौदा समिति के द्वारा है स्वीकार भी कर लिया गया? ऐसा कौन सा व्यक्तित्व था? तो ऐसे व्यक्तित्व का क्या नाम था? मैंने क्या बोला था? जो संवैधानिक सलाहकार था। उस व्यक्ति का क्या नाम था? उस व्यक्ति का नाम था BN राव। BN राव ने 2 सजेशन दिए। नो बोला, जो अपने जो न्याय है ना, जो मतलब कि कड़गर है अधिकार, जो व्यक्तियों के जो अधिकार है, वो 2 भागों के अंदर बांटो, एक तो न्याय और एक अन्याय। ठीक है, ये सजेशन किसने दिया? मैंने क्या बताया था? जो संविधान का जो अपना मेन संविधान था, उसका संवैधानिक सलाहकार कौन था? BN राव। तो BN राव ने क्या ये सलाह दी थी। ठीक है, अब जो न्याय वाले कौन से थे? न्याय वाला हो गया जैसे अपना मौलिक अधिकार हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। ठीक है, ये क्या, ये हमारे न्याय हैं। ठीक है, और अन्याय कौन से हैं? ये हो गया जैसे हमारा DPSP, नीति निर्देशक सिद्धांत, सुना हो आपने, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांत। DPSP की आपको फुल फॉर्म भी याद होनी चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ओके जी। अब ये न्याय और अन्याय ये क्या है जी? ये ऐसे, न्याय का मतलब है ऐसे कानून जिनको आप कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, जैसे मौलिक अधिकार है, बोलना, मेरा बोलने की स्वतंत्रता मुझे, तो ये मेरा मौलिक अधिकार है, कोई मुझे बोलने से नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर कोई रोकेगा तो मैं इस चीज को कोर्ट में चैलेंज कर सकता हूं। दूसरी चीज, अब DPSP है, नीति निर्देशक सिद्धांत, ये राज्य को पालन करने होते हैं। अब जैसे एक DPSP ये भी राज्य हर एक व्यक्ति को, मतलब कि हर एक व्यक्ति को क्या, पूरे अपने राज्य के अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनको रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा, रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाएगा। हर एक व्यक्ति को रोजगार मिलना है संभव है। और स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी है वैकेंसी निकालने ना भी निकाल ले, इसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि सरकार वैकेंसी नहीं निकालने लगी। वो सरकार की मर्जी है भाई। ठीक है, सरकार को ये चीज करनी चाहिए, लेकिन कोई दबाव नहीं, कोर्ट का मर्जी है उसकी। ठीक है, तो यानी हमारे जो अधिकार हो 2 भागों के अंदर डिवाइड है, एक न्याय और एक अन्याय। न्याय वाले जिनको हम लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, अन्याय वाले जिनको हम लोग कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में एकात्मक विशेषता कौन सी? भाई एक जो बढ़िया विशेषता कौन सी है? कठोर संविधान, एकीकृत न्यायपालिका, संविधान की सर्वोच्चता या स्वतंत्र न्यायपालिका? तो हमारी जो विशेषता वो कौन सी? संविधान की सर्वोच्चता, की हमारे देश के अंदर संविधान को ही सर्वोच्च माना जाता है। संविधान से ऊपर कोई भी नहीं, चाहे वो प्रधानमंत्री हो चाहे वो राष्ट्रपति
राष्ट्रपति हो, सारे किसके अधीन काम करते हैं? संविधान। संविधान के कानून की बुक, यानी कानून की बुक का हम लोग सम्मान करते हैं। कानून की बुक से ऊपर ना तो कोई है ना कुछ और, ठीक है। ओके जी, ये चीज समझ में आ गई। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? 4 शब्द दिए गए हैं जो कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं। गणतंत्र। गणतंत्र का मतलब क्या है? भाई लोगों के द्वारा चुने जाने वाले व्यक्ति उसको गणतंत्र बोलते हैं, यानी लोगों के द्वारा जो शासन चलने लगे। क्या संविधान के अंदर है? जी बिल्कुल है। दूसरा संप्रभु है, भाई हमारा देश किसी का गुलाम नहीं, जी बिल्कुल सही। लोकतांत्रिक है, जी बिल्कुल सही। लेकिन साम्यवादी, ऐसा कोई भी शब्द संविधान की प्रस्तावना में देखने को नहीं मिलता, और यही एग्जाम के अंदर दे रखा था। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? संविधान के अंदर कौन सा शब्द उल्लेखित नहीं है? समता। समता का मतलब समानता, भाई सबको इक्वलिटी की दृष्टि से देखा जाएगा। दूसरा महासंघ, फेडरेशन। क्या भारत महासंघ है? महासंघ नहीं है, राज्यों का संघ है, ठीक है। संघ का मतलब क्या होता है? ग्रुप। भारत क्या है? राज्यों का संघ है, ठीक है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है, ना कि फेडरेशन महासंघ। ये गलत हो जाएगा। संघ है, जी बिल्कुल से। धर्मनिरपेक्ष है, धर्मनिरपेक्ष मतलब यहां पर कोई धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? गलत हो जाएगा। ये राज्यों का संघ ना कि महासंघ है। ओके, महासंघ का तो मतलब ये हो गया कि बहुत सारे देशों का ग्रुप, उसको महासंघ बोलते हैं। तो भारत के बहुत सारे देशों का ग्रुप नहीं है, राज्यों का ग्रुप है, ठीक है। तो संघ का मतलब ही देश होता है एक तरीके से। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस मूल शब्द का उपयोग यह दर्शाने के लिए किया कि भारत में एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होता है? भाई एक राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख, निर्वाचित का मतलब क्या होता है? यानी जो लोगों के द्वारा चुना जाए। लोगों को क्या बोलते हैं? गण बोलते हैं। यानी भारत के संविधान के अंदर राष्ट्र का एक निर्वाचित प्रमुख होगा। निर्वाचित का मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको जनता अपने वोट के द्वारा चुनेगी, और जनता जिसके अंदर लोगों को अपने वोट के द्वारा चुनती है, जो जनता, ठीक, किसी भी व्यक्ति को अपने वोट के द्वारा चुनती है, उसको क्या बोलते हैं? उसको गणतंत्र बोलते हैं। तो यही तो आएगा, गणराज्य है, ठीक है। भारत क्या है? एक ऐसा गणराज्य होगा जो कि क्या है? जिसके अंदर क्या? राष्ट्र का निर्वाचित प्रमुख होगा, ठीक है। जैसे अपने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, इनका चुनाव कौन करता है? जनता करती है, ठीक है। जनता के द्वारा ही होता है। राष्ट्रपति का चुनाव इनडायरेक्टली होता है, प्रधानमंत्री का चुनाव डायरेक्ट होता है। बस इतना ही फर्क है, यानी गणराज्य है। ओके जी, ओके जी, आगे चलते हैं। संविधान सभा द्वारा उद्देश्य संकल्प को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? उद्देश्य संकल्प, ये वही तो है। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश हुआ था आपका? 13 दिसंबर 1946 को क्या उद्देश्य प्रस्ताव आपका पेश हुआ था, ठीक है। 9 दिसंबर को हमारी पहली बैठक हुई थी, किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा पेश किया गया था। और स्वीकार कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को क्या इसको स्वीकार किया गया था? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अभी तो पता था स्टार्टिंग के अंदर उद्देश्य प्रस्ताव कब स्वीकार किया गया था? 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। इसके अंदर था क्या कि हमारी जो संविधान है, संविधान के मतलब हम लोग जो संविधान सभा बनाने लग रहे, इसका मेन उद्देश्य क्या है, मतलब किस लक्ष्य से हम लोग ये संविधान सभा बनाने लग रहे, यही तो इसका मेन उद्देश्य था। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में व्यक्त किए गए न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का आदर्श डैश से लिया गया। जो हमारी संविधान सभा के जो उद्देशिका है, संविधान की उद्देशिका यानी प्रस्तावना है, उसके अंदर हमारे पास टोटल कितने? 3 टाइप के न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ठीक है। ये आदर्श हमने कहां से लिया है? अभी मैंने बताया था, रूस से लिया था। रशियन क्रांति हुई थी आपकी, रूसी क्रांति से क्या है, ये हमने तीनों वर्ड आपके लिए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान अपना अधिकार डैश से प्राप्त करते हैं। तो भारत का जो संविधान है उसको अपने अधिकार किसको मिलते हैं? भारत की जनता से, भारतीय संसद से, ब्रिटिश संविधान से। भारत का उच्चतम न्यायालय तो किससे? भारत की जनता से क्या है, जो भारतीय संविधान है उसको अपने अधिकार मिले हुए हैं। भारत की जनता ने ये अधिकार दे रखे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाए। सिंपल है यार, बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में निम्न में से किस मुख्य शब्द का उल्लेख भारत के सभी लोगों के बीच सामान्य भाईचारे की भावना को प्राप्त करने के उद्देश्य के? भाई सब जितने भी लोग हमारे देश के, उन सभी लोगों के बीच में जो सामान्य भाईचारे की भावना है वो मेंटेन रहनी चाहिए। तो ये चीजें ये किस शब्द से दिखाई गई है? समाजवादी। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाए, यानी समाजवादी है। इस शब्द का मतलब क्या है? भाई हम लोगों को क्या है, बाप पसरी में क्या है, भाई समाज के अंदर मिलजुल के रहना चाहिए। कहीं पर भी बंधुता शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, कभी इसका मैं बंधुता ठोक्या हो, गलती हो जाएगी। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद शब्द किस संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया है? समाजवाद जो वर्ड है ये कौन से संशोधन के अंतर्गत जोड़ा? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? भारत का लघु संविधान भी बोलते हैं। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या भारतीय संविधान के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए थे। लिखेंगे सभी साथी,
42वां संशोधन कब हुआ? 4+2 6, 4+2 6 का मतलब 1976, क्योंकि एक 44वां संविधान संशोधन होता है, ठीक है, वो कब हुआ था? 4+4 8, यानी 1978 के अंदर। दोनों के अंदर डिफरेंस है, ठीक है। 76 वाले के अंदर इनका जोड़ याद रखो, इसका भी जोड़ याद रखो। तो जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 के अंदर, इस संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान के अंदर 3 वर्ड जोड़े गए थे भाई। 3 वर्ड कौन कौन से जोड़े गए? एक तो ये समाजवाद वाला वर्ड कड़ा गया रहे हो रहा, समाजवाद, ठीक है, समाजवाद नहीं समाजवाद, ठीक है। भारत के अंदर समाजवाद ने आपसी भाईचारे को बढ़ावा। एक धर्मनिरपेक्ष, भाई धर्म के नाम पर कोई भी भेदभाव नहीं होगा। और तीसरा वर्ड कौन सा जोड़ा गया था? अखंडता का, ठीक है, कि भारत की अखंडता की हम लोग रक्षा करेंगे, यानी भारत के टुकड़े नहीं होने देंगे, अखंड है भारत। ओके, तो ये 3 वर्ड हमारे हैं 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको क्या भारत का लघु संविधान भी बोला जाता है। इसके तहत क्या 3 वर्ड हमारी प्रस्तावना के अंदर है, या फिर हमारे संविधान के अंदर हम लोगों ने ऐड करने का काम किया था, ठीक है। तो यही आपसे प्रश्न पूछा है, तो 42वां संविधान संशोधन ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? भारतीय संविधान। ये तो बिल्कुल टुच्चा प्रश्न पूछ लिया, सब नवेरा है। अगला प्रश्न देखो क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा? तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भी कौन सा? भारत है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संघ के अटूट स्वरूप को दर्शाते हुए भारत को राज्यों का संघ बताता है? राज्यों का संघ का मतलब मैंने अभी भी बताया कि भारत क्या है? राज्यों का ग्रुप है, संघ का मतलब ग्रुप है, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल के अंदर ये चीज दे रखी है? तो यानी देखो, सबसे पहले भारत की डेफिनेशन किसके अंदर मिलेगी? जैसे ही आप अपने संविधान यानी कानून की किताब की शुरुआत करें, तो कानून की किताब की शुरुआत का जो पहला चैप्टर होगा यानी पहला आर्टिकल होगा, उसके अंदर क्या लिखा मिलेगा? भारत की डेफिनेशन मिलेगी। यानी भारत क्या है? भारत एक राज्यों का ग्रुप है। यानी आर्टिकल नंबर 1 के अंदर क्या हमें इसका वर्णन मिलता है कि भारत क्या है? अलग अलग राज्यों का ग्रुप है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। आर्टिकल नंबर 2 के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है? नए राज्यों का गठन, कि भारत के संविधान के अंदर यह पावर है कि वो नए राज्यों का गठन कर सकता है। ओके जी। अनुच्छेद नंबर जो 3 है उसके अंदर हमें किसका वर्णन मिलता है? कि जो भी नए राज्य हैं उनकी स्थापना के अंदर उनका जो नामकरण करना, ठीक है, उनकी बाउंड्री चेंज करना, उनकी सीमा चेंज करना, ये अनुच्छेद नंबर 3 के तहत होती है भाई, ठीक है। नए राज्यों की स्थापना मतलब पुराने राज्य का मैं तो काट देगी, ठीक है, उसकी बाउंड्री, उसका नामकरण, सारा ही सौदा चेंज करना। और ये जो दोनों चीज होती है अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत, ये जो अभी राज्य का गठन, राज्य की स्थापना करा, हाँ ठीक है, ये सारी की सारी कहां से, मतलब किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 4 के तहत होती है भाई, ठीक है। यानी कि ये जो चीजें आप लोग करने लग रहे हो, नए राज्यों का गठन करने लग रहे हो, स्थापना करने लग रहे हो, ये जो चीजें होती हैं दोनों की दोनों क्या है? संविधान संशोधन के तहत नहीं आती। संविधान संशोधन तो किसके अंदर आता है? अनुच्छेद नंबर 368 के अंदर आता है। 68 के अंदर अड़ना, कोई चीज ताराक गाड़ी जाओ तो हम उसका संशोधन कर दो, चेंज कर दो, ये ट्रिक के साथ याद कर रखा मैंने। तो अनुच्छेद नंबर 368 के तहत नहीं आते ये संशोधन। तो ये दोनों संशोधन किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 4 के तहत है। इनका संशोधन आपका क्या है? तो आपसे पूछ ले 2 और 3 के अंदर जो भी बदलाव होते हैं वो किसके तहत? अनुच्छेद नंबर 4 के तहत किए जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 2 और 3 के तहत किए गए बदलाव इसी अनुच्छेद के तहत होते हैं भाई, ठीक है। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई, अनुच्छेद के तहत होते हैं। अब आगे आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है, नए राज्यों का गठन, नए राज्यों की स्थापना किसके तहत होता है वगैरह वगैरह, ये सारी चीज आपको पता होनी चाहिए। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या हमारे पास, निम्नलिखित में से किसने विधि शासन, विधि का मतलब कानून होता है, कदे तारली गर्लफ्रेंड है उसका नाम विधि और उसने नाम लिया विधि, नो, विधि का मतलब होता है कानून, कानून का शासन। तो विधि शासन की अवधारणा को प्रतिपादित किया भाई। जो विधि का शासन होगा, कानून का शासन होगा, तो ये जो अवधारणा, ये अवधारणा यानी ये रूल किसके द्वारा दिया गया था? तो A.V. डाइसी के द्वारा। क्या बोला? डाइस भाई, यहां पर नु को नहीं भाई, नु कर 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 डाइस उछाड़ा, ठीक है, और उसके हिसाब से कानून बन जाए, उसके हिसाब से इसको सजा दे दी जाए। नो, कानून का शासन होगा, इस तरीके से याद रख लो। कानून का शासन होगा, किसी डाइस का शासन नहीं होगा कि ऐसे 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 उछाड़ा और गेड़ा ले भाई इसका छह आ गया, चलो सिर काट दो इसका, नु को नहीं होगा भाई। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान से केंद्र के पास अवशिष्ट शक्तियां होने की संकल्पना को लिया गया था? भाई कौन से देश के संविधान से मैंने ये चीज ली है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उसी के पास सारी शक्तियां होंगी। सी से सेंटर, सी से कनाडा, ठीक है, यानी कनाडा सरकार, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेगा। कनाडा जो देश है, मैंने इस देश के
संविधान से हमने क्या लिया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही सारी शक्तियां होंगी, ठीक है, पूरे देश की। याद रह जाए, सी से सेंटर, सी से कनाडा, ठीक है, कनाडा से हमने लिया। अब अलग अलग देशों के संविधान से हम लोगों ने क्या क्या चीज ली, वो आप लोगों को मैं यहां पर पढ़ाने का काम करूंगा। देखो भाई क्या क्या लिया गया। पहले बात आती है ब्रिटिश, यानी अंग्रेजों से हमने क्या क्या कुछ लिया। एकल नागरिकता, इसको कैसे रखोगे, देखो ब्रिटिश से बन गया यूके, भी तो बोलते इसको यूनाइटेड किंगडम, और किंग क्या होता है, हमेशा एक होता है, तो यानी एकल नागरिकता मैंने कहां से ली, यूके से ली। दूसरी संसदीय प्रणाली, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या काम किया था, हमारे देश के दो हिस्से करे थे, तो जो हमारी संसद है, संसद के भी तो दो हिस्से हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा, तो संसदीय प्रणाली भी हमने कहां से, अंग्रेजों से ली है। संसदीय विशेषाधिकार भी अंग्रेजों से। विधि का शासन, कानून का शासन होगा, ये भी अंग्रेज लोगों का रूल होया करता उस टाइम, कानून के अनुसार ब्लड इंडियन को टांग दो फांसी के ऊपर, कानून का शासन होगा। विधि निर्माण प्रक्रिया, विधि के समक्ष समता, यानी कानून के समान, कानून के समक्ष क्या सारे व्यक्ति समान, तो ये हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। ओके जी। अमेरिका के संविधान से क्या कुछ लिया, मौलिक अधिकार। कैसे याद रखोगे भाई, अमेरिका के लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या अपने मौलिक अधिकारों का पता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट की अवधारणा हमने कहां से ली है, अमेरिका से ली है। न्यायिक पुनरावलोकन, यानी कोई भी अगर फैसला दे दिया तो उसको दोबारा से भी उसको एक बार देखना चाहिए, ठीक है, इस चीज का प्रावधान भी हमने अमेरिका से लिया है। संविधान ही सर्वोच्च है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। जैसे अभी आपने पढ़ा था, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति हो, ठीक है, सबसे ऊपर कौन है, संविधान है। राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ये भी हमने अमेरिका के संविधान से ली। उपराष्ट्रपति का पद भी यहीं से लिया, और प्रस्तावना जो मैंने आपको बताई थी, ये भी हमने अमेरिका से ली। ओके जी। अगला आता है यूएसएसआर, जिसको रूस बोलते हैं। रूस के संविधान से हमने मौलिक कर्तव्य, जिसको डीपीएसपी भी नहीं, मौलिक कर्तव्य लगे जो डीपीएसपी के अंदर दिए गए हैं। आर्टिकल नंबर 51A के अंदर हमको देखने को मिलते हैं, याद करो, टेंशन ना लो, ठीक है। आर्टिकल नंबर 51A, ठीक है, इसके अंदर हमको सारे मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 टोटल हमें 11 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलते हैं। मूल संविधान के अंदर टोटल 10 थे। 11वां मौलिक कर्तव्य कब ऐड किया गया था, 86वां संविधान संशोधन साल 2002 के अंदर ऐड किया गया था, जिसके तहत क्या था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान था। ओके जी। समाजवाद शब्द, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, मैंने अभी आपको करवाया था। पंचवर्षीय योजनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कहां से ली हमने, रूस के संविधान से ली। कनाडा के संविधान से हमने क्या 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 कुछ लिया, ये थोड़ा सा कर लिया। जीएसटी का स्वरूप हमने कहां से लिया, यहां से लिया, ठीक है। राज्यपाल का पद कनाडा के संविधान से। अवशिष्ट शक्तियां, सारी शक्तियां केंद्र सरकार में होगी। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से। दूसरी चीज, फ्रांसीसी संविधान से हमने क्या क्या लिया, गणतंत्र लिया हमारा, ठीक है। और जीएसटी का प्रावधान, जीएसटी का स्वरूप और प्रावधान दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, फ्रांस के संविधान से लिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची हम लोगों ने ली। 3 टाइप की सूचियां संविधान की 7वीं अनुसूची में, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची हमने कहां से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। प्रस्तावना की भाषा, केंद्र राज्य संबंध, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए हैं। ओके जी। आयरिश संविधान, आयरलैंड से क्या लिए, डीपीएसपी यानी नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रोसेस, राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, ये भी हमें कहां से लिया है, आयरलैंड के संविधान से। जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, यानी कानून के द्वारा जो प्रक्रिया स्थापित की गई है, उसी प्रक्रिया के तहत सारे काम होंगे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध, आपके घर में आपातकाल कब लगता है, जब आपके घर में मनी की कमी हो। ओके जी। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ठीक है। अफ्रीका के अंदर क्या, फ्री की चीज को आप लोग क्या सोचा, बदल ले, फ्री मारा के रुपये ला करे, इसके अंदर संशोधन कर दो। तो ये सारे क्या थे, हमने जो अलग अलग देशों से हमने क्या है, हमारे संविधान के अंदर पोर्शन लिए, वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट रिवीजन के तहत। ओके, जाके चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नए राज्यों के गठन का विषय, नए राज्यों के गठन का विषय किसके अंदर है, अनुच्छेद नंबर 3 में नए राज्यों का जो हम लोग गठन करेंगे किसके, अनुच्छेद नंबर 3 के तहत करेंगे। अभी आप इन्हें पढ़ा था। ओके जी, आगे चलते हैं। भारत का गणतंत्र, इसका अर्थ क्या है, भारत का गणतंत्र, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। दूसरा, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था। तीसरा, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। चौथा, भारत राज्यों का संघ है। भारत का जो गणतंत्र, इसका मतलब क्या, इसका मतलब यही है कि भारत के अंदर वंशानुगत शासन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि भारत के अंदर वंश के आधार पर, जैसे नु को नहीं हुआ है, मान ले मैं मानू मेरा बाबू राजा है भारत का, मेरे पिताजी वो मान लिया भारत देश के राजा हैं, उसका बादशाह पे मान लिया मेरे पिताजी के बाद फिर मैं राजा बन जाऊंगा, मेरे बाद कोई मेरा बेटा हुआ वो राजा बन जाए, उसका बादशाह उसका बेटा, ऐसा शासन नहीं है। ठीक है, यही इसका मतलब है कि भारत का गणतंत्र, इसका मतलब क्या है कि भाई भारत के अंदर वंशानुगत शासन नहीं है, जनता ही, मतलब ये समझो जनता का शासन है। ओके, सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, जाके चलते हैं। राष्ट्रीय ध्वज आयताकार है, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज कैसा है, आयताकार है। कब अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है, 3:2। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करवाया भी था। अपनाया कब गया था, 22 जुलाई 1947 को हमारे राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। और लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना देखने को मिलता है, 3:2, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से
तीन शब्द पद जोड़े गए, अभी अभी बताया था। कौन से जोड़े गए थे? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये तीन ही शब्द जोड़े गए थे 42वां संविधान संशोधन 1976, जिसको हम लोग लघु संविधान भी बोलते हैं जी। बिल्कुल सही है। आगे चलो जी। भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्राप्त की? देखो, भारत की नागरिकता है जो सिटीजनशिप है, उसके बारे में वर्णन है वो हमें आर्टिकल नंबर 5 से 11 के अंदर देखने को मिलता है। आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के अंदर क्या भारत की नागरिकता का वर्णन हमको देखने को मिलता है। ओके जी। और ये कौन से भाग के अंदर है? भाग नंबर 2, भाग नंबर 2। ठीक है, इसको कैसे रखोगे? तो दो की शेप देखो कैसी, नाग जैसी शेप है, नाग, ऐसे नाग। ठीक है, तो यानी नागरिकता से बढ़िया नाग। तो भाग नंबर 2 5 से 11। अब भारत की अगर आप नागरिकता लेनी तो कैसे कैसे मिल सकती है? या तो आप जन्म से भारत के नागरिक हो, जन्म से का मतलब जैसे आपके माता पिता हैं, उनका जन्म भी भारत में हो रहा हो और आपका जन्म भी भारत में हो गया तो आपको भारत की नागरिकता मिल जाएगी। या फिर भारत के अंदर आपका जन्म होया हो सीधा, कि अगर आपके माँ बाबू अमेरिका क्यों भारत के अंदर आएगी तारती जन्म दे तो भी तारती भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो 2-3 मेथड जिसके तहत आपको भारत की नागरिकता मिलती है। ठीक है, तो जन्म से, वंशानुक्रम से, देशीकरण से, इन सभी से, तो ऑप्शन नंबर डी, इन सभी माध्यमों से आपको भारत की नागरिकता मिलती है, जन्म से भी, वंशानुक्रम से भी और देशीकरण से भी। ओके जी, आगे चलते हैं। देशीकरण का मतलब समझ गए ना? जैसे मान लिया आप ही ना, मान लिया श्रीलंका का ऊपर कब्जा कर लिया तो श्रीलंका के सारे नागरिक अपने देश की नागरिकता ऑटोमेटिक मिल जाएगी। ठीक है, इसको देशीकरण बोलते हैं। किसी व्यक्ति को भारत के एक नागरिक के रूप में मान्यता प्रदान करना भारत के संविधान के डैश के अधीन है। कौन से अनुच्छेद के तहत है भाई? अगर हम किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने लग रहे हैं तो अनुच्छेद नंबर 5 से 11 के अंदर क्या नागरिकता का प्रावधान हमको देखने को मिलता है और इसी के तहत क्या हम लोग किसी व्यक्ति को नागरिकता देने का काम है करते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला, निम्न में से कौन सा कृत्य किसी भारतीय की नागरिकता रद्द कर सकता है? कौन सा है जिसकी वजह से भारत की नागरिक मतलब किसी व्यक्ति की नागरिकता रद्द हो सकती है? पहला, नागरिक ने संविधान के प्रति निष्ठाहीनता दर्शाई। और निष्ठाहीनता का मतलब है जैसे मान लिया भारत का जो संविधान है उसको फॉलो ना करता हो व्यक्ति, ठीक है, भारत के संविधान का पालन ना किया उसने, जैसे कोई भी रीजन मान लो किसी भी तरीके से भारत का जो कानून है उसको फॉलो ना करता हो, क्या ऐसी कंडीशन के अंदर उसकी नागरिकता जा सकती है? यह प्रश्न आपसे पूछा गया है। दूसरा, नागरिक ने युद्ध के समय गैर कानूनी तरीके से शत्रु का साथ दिया हो, ठीक है, क्या ऐसे केस में भी उसकी नागरिकता जा सकती है? तो 2 रूल हैं, बताओ दोनों के अंदर से तुम्हारे हिसाब से कौन सा सही होगा? बताओ। वेरी गुड, शाबाश। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। 1 और 2 दोनों बिल्कुल भाई। अगर आप संविधान के प्रति निष्ठा नहीं रखोगे, ठीक है, संविधान का पालन नहीं करो, कानून को फॉलो नहीं करोगे तो उसके तहत भी आपकी नागरिकता जा सकती है। युद्ध के समय दूसरे देशों का साथ दोगे तब भी नागरिकता जा सकती है। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है। तो संविधान का भाग नंबर 3, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर क्या मौलिक अधिकार हमारे दे रखे हैं, मौलिक अधिकार। और संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर कहां से कहां तक के अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक के जितने भी आर्टिकल वो हमें संविधान के भाग नंबर 3 के अंदर देखने को मिलते हैं और इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं जी? आओ, तो अनुच्छेद नंबर जैसे आपको देखने को मिलेगा 14 से 18, 19 से 22, 23 और 24, 25 से 28, 29, 30 और 32, ये टोटल हमें 6 टाइप के मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले भारतीय संविधान के अंदर टोटल कितने टाइप के मौलिक अधिकार आपको देखने को मिलते हैं, तो वर्तमान दृष्टि के हिसाब से भारतीय संविधान में टोटल हमें 6 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। ओके जी। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मूल संविधान में टोटल कितने मौलिक अधिकार थे, मूल का मतलब होगा जिस टाइम अपना भारत का संविधान बनाया था, तो अगर अपने से कोई मूल संविधान के अंदर पूछ ले तो मूल संविधान में हमें टोटल 7 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। मूल संविधान में टोटल कितने? 7 मौलिक अधिकार देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो 7वां कौन सा था जी? जोन सा हटा दिया। 7वां था भाई संपत्ति का अधिकार। इसके तहत क्या था भाई? तारा माँ बापू की संपत्ति के ऊपर तारा अधिकार है, मिलेगा तारती। ठीक है, बाद में सरकार ने देखा कि लोग इसका गलत फायदा उठाने लगे, अपने माता पिता को परेशान करने लगे, तो इसको संपत्ति के अधिकार से रिमूव करके इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, और वर्तमान में जो इसका वर्णन हमको देखने को मिलता है वो किसके अंदर देखने को मिलता है और इसको रिमूव किस कानून के तहत किया गया था? तो 44वां संविधान संशोधन 4 + 4 8 यानी 1978 के तहत इसको संपत्ति के अधिकार को क्या मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया और वर्तमान में अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर हमें इसका वर्णन देखने को मिलता है। ओके जी, अब वर्तमान में कितने बच गए? 6 मौलिक अधिकार बच गए। 6 कौन कौन से हैं? इसको याद रखनी सिंपल सी टेक्निक है। सबसे पहला आता हमारे पास समानता का अधिकार।
क्या आता है? समानता का अधिकार। इसको कैसे याद रखोगे? जब भी बच्चा 14 से 18 साल का होता है वो क्या बोलता है? मुझको चाहिए भाई पूरी समानता, मुझको चाहिए इक्वलिटी, मेरे तियो भेदभाव कौन चाहिए कि हाँ भाई वो मेरा भाई या बहन है, ठीक है, मैं 14 से 18 साल का बीच का हूं तो इस मेरी फालतू चीज दे दी और मना कम चीज दी, तो ये गलत है। मुझको चाहिए पूरी इक्वलिटी। जब भी बच्चा 18 प्लस का उसका लगे पांख, जो मैं तो अडल्ट हो चुका हूं, मन चाहिए पूरी आज़ादी, ठीक है, मैं चाहिए किसी के लिए ब्याह करूं और कितने जाऊं चाहे मैं गूं खाऊं, ठीक है, मन चाहिए पूरी आज़ादी। आज़ादी का मतलब क्या हो गया? स्वतंत्रता चाहिए मेरे को, यानी स्वतंत्रता का अधिकार। 18 प्लस होते ही क्या मिल जाएगा आपको? स्वतंत्रता का अधिकार मिल जाएगा, ठीक है। अब पूरी आज़ादी के अंदर घूमोगे तो कोई ना कोई मादा मित्र भी जरूर बनाओगे, जी बिल्कुल बनाएंगे, और मादा मित्र अगर बन गई तो सीधी सी बात है शोषण तो होना निश्चित है। यानी 23-24 साल की उम्र का मैं क्या तरह शोषण होगा? जी बिल्कुल होगा। यानी शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या है आपका? अनुच्छेद नंबर 23-24 के अंदर हमको देखने को मिलता है। अब शोषण हो गया तो बात सीधी सी बात है, भाई थाना का मैं जाओगी बात, या तो महिला जाओगी या ताम जाओगे, ठीक है, कोई सा एक तो पक्का जाओ जी मेरा शोषण हो गया। तो शोषण के केस में फिर पुलिस क्या कहोगी? वापस में शादी कर लो, ठीक है। शादी करने के लिए क्या बता तारा धर्म बीच में जा, बता हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई धर्म जा, तेने तो हमको धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए, जी बिल्कुल चाहिए जी। यानी कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, यानी 26 से 28 साल की 25 से 28 साल की उम्र में क्या तुमको धार्मिक स्वतंत्रता भी चाहिए, यानी आज़ादी चाहिए, धर्म के आधार पर तुम्हारे साथ कोई भेदभाव ना हो, ठीक है जी। फिर तुम 29-30 साल के तुम्हारे बच्चे होंगे, बच्चों को क्या अपने समाज और शिक्षा संस्कृति का ज्ञान दोगे, ठीक है, यानी शिक्षा व संस्कृति का ज्ञान, शिक्षा व संस्कृति का ज्ञान, ये में किसके अंदर देखने को मिलता है? 29-30 के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है जी। फिर 32 साल के हो जाओगे तब तुमको याद आएंगे भाई जितने भी कर्म कांड करे हैं भाई तो मैंने उनका उपचार करना चाहिए, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। लिखेंगे सभी साथी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार ये हमें किसके अंदर मिलता है? अनुच्छेद नंबर 32 के अंदर हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार देखने को मिलता है। तो ये टोटल हमारे पास टोटल कितने? 6 मौलिक अधिकार हैं। 6 के 6 मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवा दिए हैं और मेरे हिसाब से हर एक साथी के याद भी हो गए होंगे। हाँ जी याद हो गए, ठीक है। और भाग नंबर 3 को क्या हम लोग मैग्ना कार्टा बोलते हैं। और मौलिक अधिकार कहां से लिए? हमने अमेरिका के संविधान से लिए। ये चीज भी मैं आपको करवा चुका जी, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं जी, ठीक है। भाग नंबर 1 के अंदर कहां से कहां तक के आर्टिकल हैं? 1 से 4 तक के। भाग नंबर 2 के अंदर 5 से 11 तक के। भाग नंबर 3 के अंदर 12 से 35 तक के सारे अनुच्छेद। ओके जी, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग प्रकृति में न्याय है? न्याय है भाई वो प्रकृति के अंदर, मतलब उसका जो स्वभाव न्याय वाला है, न्यायोचित, आप उसको कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो। तो मैंने बताया 2 भाग हैं, एक न्याय है और एक अन्याय है, ठीक है। अन्याय का मतलब जिसको आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। न्याय वाले कौन से? मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकारों कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, जी बिल्कुल सही बात है। और अन्याय के तहत कौन से हैं? डीपीएसपी, नीति निर्देशक सिद्धांत, जिनको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते जी, ठीक है। तो न्याय कौन से हो जाएंगे? मौलिक अधिकार हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको आप लोग कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, सिंपल, बच्चों के गाल पे डिंपल। नेक्स्ट 50वां प्रश्न आते हैं, मूल संविधान में भारतीय नागरिकों को कितने मूल अधिकार प्रदान किए गए थे? जो अपना मूल संविधान था, मूल संविधान का मतलब समझ गए, जिस टाइम अपना संविधान बना था उस टाइम अपने को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त थे जी? 7 थे। 6 ना ठोक दियो, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। अगर आप पूछे वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तब आपको 6 ठोकना है, ठीक है। ये मूल संविधान पूछ रहे, क्या ओरिजिनल? ओके जी। अब तुम ये प्रश्न बताओ, इतना मैं पानी की घूंट मार लो, ठीक है। स्टेटमेंट वाला प्रश्न, अच्छा प्रश्न है, बताओ। अरे बट टॉयलेट एक प्रेम कथा भी कर आऊं मैं एक बार। चलते हैं आगे। देखो
नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही? आपको दो कथन दिए गए मौलिक अधिकारों से रिलेटेड है। पहला कथन है कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। क्या कोई व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है? भाई मर्जी है, ठीक है, ये कोई त्यागने वाली चीज नहीं। भाई तुम्हारे हिसाब से ऐसे कहोगे मैंने त्याग दिए, ये तो मिलते। अगर आप भारत के नागरिक हो तो मौलिक अधिकार लेने ही लेने पड़े, त्याग नहीं सकते। यानी पहला कथन तो हो गया आपका कोई व्यक्ति त्याग सकता, गलत हो गया पहला कथन। तो दूसरा, जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो वे अमान्य और रद्द माने जाएंगे। बिल्कुल सही है। मौलिक अधिकारों के विरुद्ध आप कोई भी कानून वगैरह नहीं कर सकते, चाहे आप कोर्ट के तहत कुछ भी। जैसे मान लिया मौलिक अधिकार है कि भाई आपको बोलने से नहीं रोक सकता, अब कोई पुलिस वाला आगे नहीं होता ना बोलना को नहीं, तो गलत चीज होगी, ठीक है। तो उस चीज को क्या कोर्ट उस चीज को रद्द कर सकता है। ओनली कथन नंबर 2 हमारा सही है, पहला कथन हमारा गलत है। ओके जी, अगला है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मूल अधिकारों का सर्वप्रथम विकास विश्व में कहां हुआ? यानी मौलिक अधिकार सबसे पहले कहां से आए थे? अमेरिका से आए थे। बिल्कुल बेसिक सी चीज है, कुछ भी इसके अंदर मुश्किल नहीं है। आगे चलते हैं अगला। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है कि सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हो या उनका अल्पीकरण करते हो असंवैधानिक होंगे, यानी कि जीरो हो जाएंगे। जो मौलिक अधिकारों का जो भी विरोध कराना है वो सारा सौदा जीरो हो जाएगा। यह चीज कौन से उसके अंदर दे रखी है? प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो बताओ भाई कौन सा अनुच्छेद यह घोषित करता है सभी कानून जो किसी मौलिक अधिकार के साथ असंगत हो या उनका अल्पीकरण करते हो वो क्या हो जाएंगे? अवैधानिक होंगे, यानी कि उनको हम लोग फॉलो नहीं करेंगे। ऐसा कौन सा? तो अनुच्छेद नंबर जो 13 है वो हमें इस चीज की जानकारी देता है कि भाई जो भी कोई भी अगर ऐसा कानून बनता है जो कि मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो वो क्या होता है? वो आपका मौलिक अधिकार जीरो हो जाए, मतलब वो जो कानून होगा वो ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 14 में कानून के समक्ष समानता की अवधारणा कहां से ली गई है? कानून के समक्ष हैं, सारे के सारे लोग समान होंगे। विधि के समक्ष समानता, देखो अभी अभी मैंने आप लोगों को करवाए थे, याद करो। देखो ये रहे, विधि के समक्ष समानता दिखाई देने लग रही है। विधि के समक्ष समता कहां से ली है? ब्रिटिश संविधान से। यही प्रश्न पूछा गया है, लिखेंगे सभी साथी। खड़ा रहा प्रश्न, ये रहा। तो कहां से हम लोगों ने? ब्रिटिश संविधान से हम लोगों ने ये चीज ली है कि कानून के समक्ष क्या सभी लोग आपके समान होंगे। इसके अलावा अंग्रेजों से हमने क्या लिया? यूके से, यानी यूनाइटेड किंगडम से। किंग हमेशा एक होता नहीं, एकल नागरिकता का प्रावधान भी यहीं से लिया। संसदीय प्रणाली, संसद के 2 पार्ट कर दिए। अंग्रेजों का काम था फूट डालो राज करो, 2 पार्ट करना, ठीक है। तो संसद भी लोकसभा राज्यसभा 2 भागों के अंदर बांट दी। तो ये चीज भी हमने कहां से? ब्रिटिश संविधान से ली है। तो सारी चीजें हमने अंग्रेजों से ली है। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? अब समानता के मैंने आपको अधिकार बताए थे कि अनुच्छेद नंबर 14 से 18 के अंदर क्या है? समानता के बारे में वर्णन मिलता है। यानी कि ये सारे के सारे क्या है? समानता के अधिकार हैं, ये सारे के सारे आर्टिकल। ओके जी, इस समानता के अधिकारों के अंदर अलग अलग अनुच्छेद हैं, 14, 15, 16, 17, 18। ये आपको पांचों याद होने चाहिए क्योंकि पांचों इजी हैं और एग्जाम के अंदर प्रश्न हर साल पूछा जाता है। 14 के अंदर क्या है? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार कि आपको हर जगह इक्वली ट्रीट किया जाएगा। 15 के अंदर क्या आता है? किसी भी धर्म, जाति, लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं होगा। लिखेंगे सभी साथी, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर नो भेदभाव, कोई भेदभाव नहीं होगा। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। 16वां के अंदर आता है भाई 16 आदमी आजकल पट लिख हो लिया बोला, क्योंकि उसको रोजगार नहीं मिलने लग रहे, ठीक है। यानी रोजगार के समान अवसर, रोजगार के लिए आदमी बावड़ा हो लिया जमा, रोजगार के समान अवसर, ठीक है, ये प्रदान करना हर एक राज्य का कर्तव्य होगा, हर एक व्यक्ति का हक होगा। 17 का मतलब होगा सताना, ठीक है। आप किसके आधार पर सताते हो? छुआछूत के आधार पर, ठीक है। यानी कि 17 मतलब सताना छुआछूत, यानी कि जो आपका जो भी ये लोग अनटचेबिलिटी करते हो, अनटचेबिलिटी क्या है? अपराध है, ठीक है। यानी छुआछूत क्या है? छुआछूत उन्मूलन, हिंदी में लिख लो, छुआछूत का उन्मूलन करना। ओके जी, ये चीज भी समझ में आ गई। 18 के अंदर क्या? जब भी आप 18 साल के हो तो तामके कहो तो यार मैं टॉम बॉय हूं, मैं टॉम क्रूज हूं, मैं सेंस, मतलब अपने आप को आप उपाधि देना शुरू कर लेते हो, ठीक है। यानी उपाधियों का उन्मूलन, आपको कोई उपाधि नहीं मिलेगी 18 साल के होते ही, ठीक है। उपाधियों का उन्मूलन।
तो ये इनका वर्णन है, यही एग्जामिनर ने पूछा है। क्या पूछा है? बस सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, आपको इक्वलिटी ट्रीट होगी, रोजगार के अवसर समान अवसर। तो अनुच्छेद नंबर 16 के अंदर क्या रोजगार के समान अवसर आपके दिए गए हैं। ओके, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को किसी नागरिक या विदेशी को किसी भी प्रकार की उपाधि से सम्मानित करने से रोकता है? कि हमारे देश के नागरिकों को कोई भी उपाधि नहीं देनी, ठीक है, यहां पर सारे जने इक्वली हैं। तो अनुच्छेद नंबर 18 के उत्ते इनका चा चढ़ जाए, हमने तो उपाधि दे, हम तो 18 साल के हो गए, हम तो अडल्ट हो गए, हमने तो अडल्ट की उपाधि दे, हम तो कूल बनाएंगे, ठंडे हो जाओगे बेटा। संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार कौन से हैं भाई? आपके क्या है? कुछ धार्मिक अधिकार, धार्मिक तो किसके अंदर थे? 25 से 28 था धार्मिक तो, ठीक है जी। सती का उन्मूलन ये नहीं है। कुछ व्यक्तिगत अधिकार है, अस्पृश्यता का उन्मूलन, अभी बता, छुआछूत का उन्मूलन, अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, ठीक है जी। 17 मतलब सताना, छुआछूत की वजह से आपके सताने लग रहे हो। संविधान के अंतर्गत प्रदान किए गए असमानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? संविधान के अंदर जो मतलब समानता के अधिकार, सॉरी असमानता नहीं आएगा, समानता आएगा, प्रदान किए गए समानता के अधिकार से संबंधित अनुच्छेदों में कौन सा अनुच्छेद शामिल नहीं है? तो समानता के अधिकार के अंदर 16 भी शुमार, 18 भी है, लेकिन 20 है समानता के अधिकारों में नहीं आता, ये स्वतंत्रता के अधिकारों के अंदर आता है, ठीक है। 19, 20, 21, 22 चारों स्वतंत्रता के अधिकारों में शुमार है। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्यों को डैश से डैश वर्ष की आयु के सभी बच्चों में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, ये देखो तुम पढ़ो ध्यान से। अनुच्छेद नंबर, जैसे अपने संविधान के अंदर 2 ये खास अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद का पहली बात तो समास विग्रह करो, तो 2 अनुच्छेद, एक तो अनुच्छेद नंबर 21 और एक है 21A। 21 क्या बोलता है? 21 बोलता है आप लोगों को राइट टू प्राइवेसी, यानी आप लोगों को प्राइवेसी का अधिकार है और आपको जीवन जीने का अधिकार है। ये दोनों चीजें किसके अंदर देखने को मिलती है? अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर हमको देखने को मिलती है। याद कैसे रखो? प्राइवेसी देखो, 21 का मतलब हो गया एक किस, यानी जब तक आपको एक किस मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है, तभी तक तो आपको जीवन जीने में मजा आएगा, ठीक है। और वो किस भी कहां पर मिलनी चाहिए? प्राइवेसी में मिलनी चाहिए, पब्लिक प्लेस में नहीं, तभी तो जीवन जीने का असली मजा है। मानने लगे हो इस चीज को? दूसरी चीज है 21 का ए पार्ट, किस तो मिल जाएगी, लेकिन किस से एक कदम आगे और क्या? पढ़े लिखे तो होने चाहिए। पढ़े लिखे कब होंगे? जब 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा मिलेगी। ये कब ऐड किया गया था? 86वां संविधान संशोधन था जी, 2002 के तहत ऐड किया गया। मल्टीपल टाइम एग्जाम के अंदर पूछा गया, तो इस चीज को भी याद रखना। ओके जी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है। ओके जी, आगे चलते हैं। जब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जाती है तो भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद स्वत का मतलब हो गया अपने आप निलंबित हो जाता है? तो ऐसा कौन सा आर्टिकल होता है? तो जब भी देश के अंदर आपातकाल की घोषणा होती है, इमरजेंसी की घोषणा होती है, तो उस केस के अंदर हमारे 2 अनुच्छेद हैं। एक तो अनुच्छेद नंबर 20 और एक अनुच्छेद नंबर 21। ये 2 अनुच्छेद हैं। इन 2 अनुच्छेदों को छोड़कर जितने भी हमारे मौलिक अधिकार हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? निलंबित हो जाते हैं, यानी कि कैंसिल हो जाते हैं ऑटोमेटिक। और जो ऑटोमेटिक कैंसिल होने में जो सबसे मेन अधिकार है वो है जी हमारा स्वतंत्रता का अधिकार, यानी जो आपको 6 टाइप की स्वतंत्रताएं मिली हुई है, बोलने की, कहीं पर भी घूमने की, सब कुछ करने की, तो स्वतंत्रताएं ऑटोमेटिक आपकी समाप्त हो जाती है, क्योंकि देश के अंदर इमरजेंसी लगी हुई है। अब आप कुछ भी आंडू पांडू नहीं बक सकते, ठीक है, जिससे देश की स्वतंत्रता को या कुछ भी आप बोल सकते हो उसको हानि पहुंच सकती है। तो अनुच्छेद नंबर 19 आपका करेक्ट हो जाएगा। आपसे प्रश्न पूछा था कि इमरजेंसी के टाइम पर 2 ऐसे आर्टिकल बताओ जो निलंबित नहीं होते, तो अनुच्छेद नंबर 20 और 21 क्या है? ये कभी भी निलंबित नहीं होते। ओके ओके, जाके चलते हैं। कौन सा अनुच्छेद घोषित करता है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता? भाई सिर्फ जो विधि यानी कानून द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है, जैसे मान लिया किसी ने किसी का मर्डर कर दिया और मर्डर ऐसा कराया जिसके तहत उसको फांसी देनी पड़ी, यानी कि एक तरीके से हमने उसका जीवन छीन लिया, यानी कानूनी प्रक्रिया के तहत हम उसका जीवन छीन सकते हैं, इसके अलावा हम उसका जीवन नहीं छीन सकते। तो अनुच्छेद नंबर 21 के अंदर इस चीज का प्रावधान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी कारखाने, खदान या अन्य खतरनाक गतिविधियों में रोजगार पर रोक लगाता है? 6 से 14 वर्ष और 6 से 24, ठीक है। तो यानी अनुच्छेद नंबर 24 के अंदर किस चीज का वर्णन मिलता है? कि कारखानों के अंदर या और जगह है छोटे बच्चों से जबरदस्ती काम नहीं करवा, यानी बाल श्रम निषेध। अनुच्छेद नंबर 23 क्या बोलता है? कि देह व्यापार, देह व्यापार का मतलब देह व्यापार नहीं बोलेंगे हम इस तरीके से, एक तरीके से बोलेंगे बच्चों का जो ये बिजनेस है या जो आम आदमी का जो भी आप बेचते हो आप किसी को, यानी जो व्यक्ति को बेचना खरीदना, इसके ऊपर बैन है भाई, ठीक है। आप किसी व्यक्ति को खरीद बेच नहीं सकते, व्यक्ति कोई वस्तु नहीं है, ठीक है। 24 6 से 14 6 से 24 ये याद रखना। ओके जी,
आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं, ये क्या है? एक कानूनी अधिकार। और कौन से अनुच्छेद के अंदर हमको देखने को मिलता है? अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर। और किस संविधान संशोधन के तहत? 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत क्या है? ये अब एक कानूनी अधिकार है, ना कि एक मौलिक अधिकार। ओके जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 21(a) के अनुसरण में भारत की संसद द्वारा अधिनियमित किया गया? 21(a) के तहत, 21(a) के तहत जो आपका 6 से 14 वर्ष तक के लिए अनिवार्य, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान है, उसी के तहत एक कौन सा नियम बनाया गया भारत की संसद के द्वारा? समान पारिश्रमिक अधिनियम गलत है, पर्यावरण अधिनियम गलत है, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। यानी सरकार ने इसी अधिनियम को ध्यान में रखते हुए, इसी संविधान के मतलब कि अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए एक नया कानून बनाया कि हर एक व्यक्ति को क्या है, हर एक बच्चे को क्या है? शिक्षा का अधिकार है। ठीक है, और ये कानून क्या नाम है? इस कानून का नाम बच्चों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके तहत ये कानून आपका बना है। ओके जी, आगे चलते हैं। वह योजना जिसके तहत एक निवारक निरोध कानून अनियमित किया गया, सॉरी अधिनियमित किया जा सकता है, भारतीय संविधान के डैश के तहत निर्धारित की गई। वह योजना जिसके तहत एक निवारक निरोध कानून अधिनियमित किया जा सकता है, भारतीय संविधान के डैश के तहत निर्धारित। बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है और बड़ा ही खास प्रश्न भी है भाई। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर बहुत ही मतलब कि आपको समझाता हूं, अभी समझ में आएगी। और पानी की घूंट मार लो। जो अनुच्छेद नंबर 22 है ना, वो क्या बोलता है? वो ये बोलता है कि जब भी आपकी गिरफ्तारी होगी, ठीक है, तो गिरफ्तारी बोल लो या निरोध के समय, निरोध के समय प्राप्त अधिकार, ये सारे आपके किसके अंदर दिए गए हैं? ये सारे आपके दिए गए अनुच्छेद नंबर 22 के अंतर्गत। इसके अंदर क्या, जैसे जब भी आपको गिरफ्तार किया जाएगा तो 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। ये आपका मौलिक अधिकार है कि आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 24 घंटे से अधिक पुलिस वाले आपको थाने के अंदर बिठा के नहीं रख सकते। ठीक है, आप कोर्ट के अंदर केस ठोक सकते हो। ओके जी, कोर्ट के अंदर तो ठीक है, कोर्ट लग जाने को देंगे जी, पहले रगड़ दें, रगड़ा मार दें, सुथरा। ठीक है जी, गिरफ्तारी या निरोध 24 आवर के अंदर मजिस्ट्रेट, आपको एक वकील का अधिकार है, वकील से परामर्श का अधिकार, ये भी आपको एक अधिकार है। तो ये सारे अधिकार किसके तहत दिए गए? अनुच्छेद नंबर 22 के तहत। और 22 इसका क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास है, केरल के उच्च न्यायालय ने डैश के मामले में भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी मैंने आपको करवा दिया, और शिक्षा के अधिकार यानी 21(a) के एक हिस्से के रूप में इंटरनेट के उपयोग के अधिकार के रूप में मान्यता दी। बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर कोई आपसे पूछ ले इंटरनेट के उपयोग का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत आता है, तो अनुच्छेद नंबर 21 के तहत है, इंटरनेट के उपयोग का अधिकार भी आता है। ठीक है, ये मल्टीपल टाइम पूछा हुआ, बच्चे इसके अंदर गलती करके आते हैं। तो किसका वो था? फहीमा सिरिन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, क्योंकि केरल के अंदर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग तो इस टाइप के मुद्दे उठाई जाए हैं। तो फहीमा सिरिन बनाम केरल राज्य इस मामले के तहत क्या है, जो इंटरनेट का उपयोग है, ये भी किसके अनुच्छेद नंबर 21 के तहत है, शुमार किया गया। तो इस चीज को ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा सकता है। ओके जी, आगे चलते हैं। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद संपदा के अधिग्रहण के बारे में बताता है? संपदा का अधिग्रहण का मतलब भूमि अधिग्रहण। भूमि अधिग्रहण वैसे तो जो अगर आप देखेंगे तो जो संविधान की आप 9वीं अनुसूची है, मैंने आपको 12 अनुसूचियां बताई हैं, 12 के अंदर से जो 9वीं अनुसूची है, देखो आपको एक बार कुछ इंपॉर्टेंट अनुसूची बता दो, लिख लो। एक तो 7वीं अनुसूची हर साल पूछेगा एग्जामिनर, 8वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची, 10वीं, 11वीं और 12वीं, 12 टाइप की हमें अनुसूचियां देखने को मिलती हैं। 7वीं के अंदर हमको क्या देखने को मिलता है? 3 टाइप की हमें 3 अनुसूचियां हमको देखने को मिलती है। संघ सूची जो कि केंद्र सरकार के अधीन आती है, जैसे आपकी रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, ठीक है, हमारी आर्मी होगी, ये सारी चीजें, न्यूक्लियर बॉम्ब हो गया, संघ सूची के विषय हैं। राज्य सूची, राज्य सूची के अंदर क्या आती है हमारी? राज्य सूची के अंदर हमारी पुलिस होगी, कृषि होगी, ये सारे किसके अंदर आते हैं? राज्य के अंदर आते हैं। तीसरी होगी समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के तहत हमें क्या क्या चीजें, जैसे ऑस्ट्रेलिया से हमने ली थी समवर्ती सूची, इसके साथ शिक्षा है। शिक्षा यानी समवर्ती सूची ऐसी है जिसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों कानून बना सकते हैं। ओके जी। 8वीं अनुसूची के अंदर संविधान के अंदर जो 22 भाषाएं दे रखी है उनका वर्णन हमें किसके अंदर मिलता है? 8वीं अनुसूची के अंदर मिलता है, लेकिन इसके अंदर अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं मिलता, ये खास बात, इसको याद रखना। 9वीं अनुसूची के अंदर भूमि सुधार कानून या भूमि अधिग्रहण बोल लो या भूमि सुधार कानून बोल लो, ये सारे किसके अंदर?
9वीं अनुसूची के अंदर देखने को मिलते हैं। 10 से 10 10 से दल बदल, यानी जो पार्टी बदल वाले जो कानून है वो किसके अंदर अनुच्छेद नंबर 10वीं अनुसूची के अंदर, जैसे दल बदल 10 से 10वीं। जब भी आप 11वीं क्लास के अंदर होते हो, आप गांव के अंदर पढ़ते हो, ठीक है, यानी कि जो ग्राम पंचायत है, या फिर आप लोग ये बोल सकते हो एक तरीके से ग्राम पंचायत का जो वर्णन है वो हमें किसके अंदर मिलता है, 11वीं अनुसूची के अंदर, ठीक है। और 12वीं के अंदर आप शहर के अंदर पढ़ते हो, यानी शहर को नगर निगम बोलते हैं, यानी नगर निगम का वर्णन, तो ये याद रखना। ओके जी। तो अनुच्छेद नंबर 31 का जो ए पार्ट है, इसके अंदर भी हमें भूमि अधिग्रहण यानी संपत्ति का जो अधिग्रहण है उसके बारे में भी वर्णन मिलता है। ओके जी, आगे चलते हैं, ठीक है। ए पार्ट हुआ है, बी पार्ट हुआ है, किसी का आया आंसर इसके तहत? ए ही है, ठीक है, ए ही पार्ट आएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के उपयोग से पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित जनहित याचिका दायर की जा सकती है? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। कुछ आपको डीपीएसपी करवाता हूं, ये देखो। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं कुछ जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिनको आपको अपने दिमाग के अंदर सेट रखना है। मैंने आपको बताया डीपीएसपी, जिसको हम लोग बोलते हैं जी नीति निर्देशक सिद्धांत हिंदी में। कई बार इसकी फुल फॉर्म पूछ लेता है एग्जामिनर। याद रखना क्या है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्या बोला मैंने? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फुल फॉर्म याद रखना। ओके जी। डीपीएसपी को क्या है? गांधीवादी सिद्धांत भी बोलते हैं। अब ये जो डीपीएसपी है ना, इसके तहत आपके 3 टाइप के रूल होते हैं। जो अनुच्छेद हैं वो 3 टाइप के हैं। जो मेन है वो गांधीवादी सिद्धांत है, जैसे गांधीवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। 3 टाइप के हमको सिद्धांत देखने को मिलते हैं डीपीएसपी के अंदर। गांधीवादी कौन से? जो गांधी जी के ग्राम स्वराज और आत्मनिर्भरता के विचार से प्रेरित है। जैसे अनुच्छेद नंबर 40 है, ये क्या है? गांधीवादी सिद्धांत है। पेपर के अंदर मल्टीपल टाइम पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद एक गांधीवादी सिद्धांत है। तो आपको याद होना चाहिए अनुच्छेद नंबर 40, पंचायतों का गठन, सीजीएल के अंदर भी मल्टीपल टाइम आ चुका है। और इसको याद कैसे रखो? 40 का उल्टा हो गया जाली, तो यानी गांव के अंदर जाली यानी फेक बंदे हमको देखने को नहीं मिलते। 43 के अंदर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना, ठीक है। कुटीर का मतलब छोटे मोटे, जैसे आप ना देखिए सरकंडा का द्वारा यो बनाया अगर आप मुड्डे बनाया अगर छोटे मोटे उद्योग धंधे। 43 छोटे मोटे उद्योग बिल्कुल फ्री में शुरू हो जाते हैं। 46 46 का मतलब एससी एसटी और दुर्बल वर्गों का हित संरक्षण। अगर आप एससी एसटी की भलाई करते हो तो आप तो यार पूरे देश के अंदर छा जाओगे। 46, ठीक है जी। 47 के अंदर नशाबंदी और जन स्वास्थ्य, ठीक है। 47 भाई अगर आप किसी के घर में नशा को बंद कर देते हो, नशे को रोको, उसका घर तो यार 47 फील लाइक ए हेवन, स्वर्ग बन जाएगा। 48 के अंदर गौ हत्या पर रोक व पशुपालन, ये 48 के अंदर है, ठीक है। यानी आप अड़ जाओगे ना, गऊ की हत्या ना कर दे भाई, दिक्कत हो जाएगी मित्र। समाजवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं? 38वां सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, न्याय हमारे 38 के अंदर भी दे रखे हैं। 39 के अंदर संसाधनों का समान वितरण। 39 है निःशुल्क विधिक सहायता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यानी कि हर एक राज्य का, हर एक स्टेट गवर्नमेंट का एक कर्तव्य है कि आप लोगों को मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध करवाना। जैसे मान लिया अगर आपके पास पैसे नहीं है वकील करने के, तो सरकार अपना सरकारी वकील आपको उपलब्ध करवाएगी, यह सरकार का कर्तव्य है। ओके जी। 41 के अंदर काम, शिक्षा और बेरोजगारी भत्ता। 42 श्रमिकों के लिए उचित परिस्थितियों में मातृत्व अवकाश, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मातृत्व अवकाश हर बार आता है। 42 का मतलब ब्याना, ठीक है। ब्याते कौन है? ब्याने के बाद जैसे पशु वगैरह अगर ये ब्याते हैं तो ये माँ ही तो बनते एक तरीके से, उसी टाइप से महिला भी अगर ब्याएगी तो एक तरीके से माँ बनी, यानी मातृत्व अवकाश। 42 का मतलब 43 है उद्योगों में श्रमिकों की भागीदारी और 47 जन स्वास्थ्य सुधार। ओके जी। उदारवादी सिद्धांत, अब आपको याद रखना है 47वां है गांधीवादी सिद्धांत भी और समाजवादी सिद्धांत भी। ओके जी। उदारवादी सिद्धांत 44, ये भी बहुत बार इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। समान नागरिक संहिता, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड, बहुत बार होता है, करंट का टॉपिक है, ठीक है। अनुच्छेद नंबर 44 कैसे है? 4 और 4 दोनों समान है जी, बिल्कुल सही है। 45 पैन, बच्चों ने अभी तक पैन तक नहीं उठाया, यानी बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा, ये 0 से 6 वर्ष की बात होने लग रही है, वो 6 से 14 था, वो अलग है। 48 है पर्यावरण और वन संरक्षण। आप अब एक कदम और अड़ गए। पहले 48 में तो आप लोग गौ हत्या के लिए अड़े थे, ठीक है। अब वाले के अंदर क्या आप एक कदम और पर्यावरण की भी रक्षा करेंगे भाई, 48A। 49 के अंदर राष्ट्रीय स्मारकों की रक्षा, 49 आपके ऊपर लगेगा फाइन अगर आप राष्ट्रीय स्मारक यानी लाल किले को हानि पहुंचाओगे तो। 50 के अंदर 50-50 हो गया भाई, न्यायपालिका यानी हमारी अदालत और कार्यपालिका यानी हमारी सरकार, दोनों को 50-50 हमने अधिकार दे दिए। 51 एक वन बना दो यार, अंतरराष्ट्रीय शांति, जैसे वन के अंदर शांति होती है ना उस टाइप से शांति चाहिए। सारे याद हुए? हाँ जी हो गए। अब यही तो प्रश्न दे रखा है कि पर्यावरणीय मुद्दों से संबंधित कौन सा? 48A, तो आप अड़ गए एक कदम और आगे। गौ हत्या पशुपालन है नॉर्मल 48। ओके जी, आगे चलते, आगे चलो। भारत में दायर की गई सबसे अधिक जनहित याचिकाएं भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित? अनुच्छेद नंबर आपके कौन से? अनुच्छेद नंबर 21 के तहत क्या है? सबसे अधिक जन याचिकाएं आपकी दायर होती है कोर्टों के अंदर। ओके जी, आगे चलते हैं।
भारत के संविधान के कौन से घटक मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं जैसा मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा में परिकल्पित है? वह कौन कौन सी जो चीजें हैं वो मानव अधिकारों के सिद्धांतों को शामिल करते हैं? जैसे मौलिक अधिकार है, क्या मौलिक अधिकार के अंदर मानव के अधिकार हैं? जी बिल्कुल सही है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं, इसके अंदर कोई मानव के अधिकार नहीं है, राज्यों के अधिकार है, डीपीएसपी। मौलिक कर्तव्य है, इसके अंदर भी क्या जनता के कर्तव्य है, अगर वो फॉलो करना चाहे करो, ना करना चाहे ना करो, यानी ये भी क्या मानव अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर आपका ओनली नहीं 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 गया दया मौलिक कर्तव्य भी शुमार होगा, 1 और 3 दोनों आएंगे। ठीक है, मौलिक कर्तव्य भी है, वहां जनता के मानव के ही देश के प्रति कर्तव्य है, डीपीएसपी के अंदर कोई कर्तव्य नहीं। ओके जी। भारतीय संविधान में संपूर्ण भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने और बसने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंदर है? आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, देश के किसी भी हिस्से के अंदर निवास करो बसो, अनुच्छेद नंबर 19 के तहत। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार मैंने आपको बताया था। और जैसे ही आपका क्या बोलते हैं आपातकाल लगता है, आपके क्या सारी ये स्वतंत्रता के अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुसार राज्य कानून द्वारा इस प्रकार से तय करे कि डैश से डैश आयु समूह के सभी बच्चों को वे मुफ्त शिक्षा उपलब्ध करवाए। 6 से 14 करवा तो था, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य और मुफ्त शिक्षा का प्रावधान अनुच्छेद नंबर 21 है। ठीक है, और ये जो आपके मौलिक कर्तव्य है ना, मौलिक कर्तव्य के अंदर भी दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है कि ये जो है आपका 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों वाला जो अधिकार है, ये मौलिक अधिकार भी और साथ में आपका एक तरीके से मौलिक कर्तव्य भी है। तो वो कौन सा कानून है? तो मौलिक कर्तव्य के अंदर किसके अंदर दे रखे हैं? 51 का जो ए है, इसका के पार्ट भी आ जाता है, कई बार 11वां पार्ट भी लिखा जाता है। ठीक है, तो 11वें के अंदर शुमार है ये चीज याद रखना। 21A भी है और 51 का के पार्ट भी, मौलिक अधिकार के अंदर भी कर्तव्य के अंदर भी है, तो दोनों के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके जी। भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 25 ये किससे बिलोंग करता है? तो अनुच्छेद नंबर 25 धर्म की स्वतंत्रता से, निजी स्वतंत्रता से, मैंने कहा धार्मिक स्वतंत्रता से कौन सा बिलोंग करता है? 25 से लेकर 28 तक के सारे। बिल्कुल जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों का संवैधानिक उपचार प्रदान करता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जब आप 32 साल के हो गए तो अब अपने कर्मकांडों का उपचार भी तो करोगे। जी बिल्कुल सही, आगे चलते हैं। देश से बाहर जाने का अधिकार और देश में वापस आने का अधिकार भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस अनुच्छेद में निहित है? तो वही आपका स्वतंत्रता का अधिकार, आप देश में कहीं पर भी बाहर भीतर घूम सकते हो, बस अनुच्छेद नंबर 19 आ जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अनुच्छेद 21 के तहत संरक्षण केवल स्वेच्छित कार्यकारी के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वेच्छित वैधानिक कार्यवाही के विरुद्ध? बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है। स्वेच्छित कार्यकारी के विरुद्ध उपलब्ध है, न कि स्वेच्छित वैधानिक कार्यवाही। मतलब क्या दे रखे? जो अनुच्छेद नंबर 21 है वो आपका स्वेच्छित कार्यकारी के विरुद्ध, यानी स्वेच्छा, अपनी इच्छा। जैसे मान लिया आपको जीवन जीने का अधिकार है, अगर आप आत्महत्या करने लगे तो एक अपराध है, यानी जीवन जीने का आपको एक मौलिक अधिकार दिया हुआ है। लेकिन अगर आप ये बात करें कि स्वेच्छित वैधानिक कार्रवाई, वैधानिक का मतलब जो विधि हमारी कानूनी कार्रवाई होगी, ठीक है, आपने किसी की हत्या कर दी, उसके बदले आपको फांसी देने लग रहे हैं, हम आपका जीवन छीनने लग रहे हैं, तो वैधानिक कार्रवाई है, उसके विरुद्ध नहीं है ये बल्कि किसके विरुद्ध है? आप अपनी इच्छा से अपना कांड बिठाने लग रहे हो, उसके विरुद्ध है। तो किस मामले की वजह से ये चीज आपसे पूछी गई, बताओ तो किसके? एक गोपालन मामला। ठीक है, बोले एक है तो गोपालन मारा, इसलिए दाम मार दोगे। ठीक है, प्लीज इस ना बख्शो भाई, एक गोपालन मामला। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद डैश में बलात्श्रम का प्रतिषेध परिकल्पित है, यानी दास्ता, गुलाम बनाना, मैंने बताया था। ठीक है, 24 साल से छोटे बच्चों को, 14 वर्ष से छोटे बच्चों के लिए आप लोग क्या है, जबरन मजदूरी नहीं करवा सकते, और 23 के अंदर क्या है, आप उनसे बाल श्रम नहीं करवा सकते, तो 23 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ओके जी। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3 के अन्य प्रावधानों के अधीन है? ठीक है, भाग 3 के तहत, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार। मानव तस्करी और जबरन श्रम का निषेध, ये तो है जी मौलिक अधिकार के अंदर। अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानना, आचरण करना और प्रचार करना, ये भी बिल्कुल सुविधा है। ठीक, कुछ मामलों में गिरफ्तारी और निरोध के खिलाफ सुरक्षा, जी बिल्कुल है जी। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ये भी बिल्कुल है। तो प्रश्न क्या पूछा है, कौन सा मौलिक अधिकार? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य एवं भारतीय संविधान के भाग 3। अच्छा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता, तो ये तो सारी धर्म वाले आओगे ना। धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, बस धर्म के केस के अंदर क्या है, हम सारी चीज मैनेज कर लेंगे। ओके जाके चलते हैं। भारत का संविधान डैश के तहत प्रदान करता है कि किसी भी अपराध के आरोपी व्यक्ति को खुद अपने विरुद्ध गवाह बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाए। ये बड़ा अच्छा प्रश्न है। तो संविधान का एक अनुच्छेद है जिसका नाम है अनुच्छेद नंबर 20। उसके अंदर हमको 3 पार्ट देखने को मिलते हैं। मैं पानी की घूंट मार लूं।
बहुत बढ़िया भाई, लगभग 1.5 घंटा की क्लास हो चुकी है अपनी, 1 घंटा 27 मिनट की अपनी क्लास हो चुकी है। ठीक है, 80 अपने क्वेश्चन हो चुके हैं, 80वां प्रश्न के ऊपर आप ही आ चुके हैं। मोटा मोटा मतलब समझ लो कर देंगे, 2 घंटे की क्लास तो कराएंगे, इतना के काम चल रहा है। ठीक है, तो देखो भाई अनुच्छेद नंबर 20, इसके अंदर क्या हमें 3 आर्टिकल देखने को मिलते हैं। 20वें का एक पार्ट, 20वें का बी पार्ट, या फिर इसको हम लोग 2 भी बोल देते हैं, 20वें का तीसरा पार्ट, या फिर सी भी बोल सकते हैं, ABC बोल लिया, 1 2 3 बोल लो, वो आपकी मर्जी, दोनों तरीके से। ओके जी, 20वें का एक पार्ट क्या बोलता है, जैसे मान लिया भाई आज का दिन में अगर आप किसी का थप्पड़ मार दें धड़ देसी, ये कोई कानूनी अपराध नहीं है। ठीक है, और कल को मान लो कानून बन जावे, मान लिया आज तारीख कितनी होगी, आज 13 तारीख है, 13 मार्च, आज मैंने किसी थप्पड़ मार दिया, तो यो क्या है, ये क्या है, आज के दिन में कोई अपराध नहीं है, और कल को क्या है 14 तारीख को ये कानून बन जाए, तो मेरे को है इस अपराध की सजा नहीं मिलेगी भाई। ठीक है, यानी जिस टाइम जो कानून था और जिस टाइम जो अपराध किया उसी की सजा मिलेगी, जिस टाइम वो कानून नहीं था उस टाइम अगर आपने अपराध किया तो उसकी सजा नहीं मिलेगी। यानी जो इस समय अपराध नहीं था, ठीक है, उसके लिए आपको दंड नहीं मिलेगा। जो उस समय जिस टाइम कानून नहीं था, अपराध नहीं था, उसके लिए दंड भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 20वें का एक पार्ट है। बी पार्ट क्या बोलता है, बी पार्ट ये बोलता है कि एक अपराध के लिए सिर्फ एक ही बार सजा मिलेगी, 2 बार सजा नहीं मिलेगी। ठीक है, एक अपराध के लिए एक ही बार सजा, ये इसका बी पार्ट बोलता है। और इसका जो सी पार्ट है वो हमें क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि भाई आपका स्वयं के विरुद्ध आपको कोई गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। ठीक है, स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते भाई, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है। गवाही के लिए आपको मजबूर नहीं कर सकते, तो ये तीनों आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है जी, तो अनुच्छेद नंबर जो 20वें का जो 3 पार्ट है, ये क्या बोलता है, आपको स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, 81वां प्रश्न, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों पर राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव का वर्णन करता है। कौन से अनुच्छेद के अंदर दे रखा है कि हमें मौलिक अधिकारों के ऊपर राष्ट्रीय आपातकाल का प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद नंबर 358 और जो 59 है, इसके अंदर हमें इस चीज का वर्णन मिलता है कि हाँ भाई मौलिक अधिकारों पर भी राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान पड़ता है। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद नंबर 19 तो डायरेक्ट कट जाता है, और 20 और 21 अवेलेबल रहते, बाकी सारे मौलिक अधिकार हट जाते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं। किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया, तो क्या बताया था मैंने आपको, 44वां संविधान संशोधन 1978, इसके तहत क्या है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा के क्या इसको बना दिया गया, इसको एक कानूनी अधिकार बना दिया गया, और इसको अनुच्छेद नंबर 301 के अंदर क्या है आपका सुमार कर दिया गया। ओके जी, इसे हमको पता है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। डैश के मामले में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत को मान्यता दी गई भाई। ठीक है, किस मामले के तहत, संविधान की जो मूल संरचना है, ठीक है, इसका भी मतलब कि इसकी भी कुछ वैल्यू है, कौन से मामले के तहत दी गई थी, ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो कौन कौन से हैं, SR बोमेनेई बनाम भारत संघ, अविनाश मेहरात्रा, मिर्रा केशवानंद भारती, इन सभी के अंदर आप सभी को पता है एक ही मामला होता है जो सबका जो फेमस है, वो कौन सा है, केशवानंद भारती मामला, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ठीक है, जोन सा का तमनान सरनान दोनों उसका मैं केशवानंद भारती ठोक दिया करो। ओके जी, आगे चलते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 में प्रावधान है कि डैश को नियोजित करने वाले कारखानों में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के उपयोग के लिए शिशु गृह स्थापित करने चाहिए और उन्हें बनाए रखना चाहिए। भाई आपका एक कारखाना अधिनियम है, फैक्ट्री एक्ट है 1948 के अंदर, और वो कारखाना अधिनियम क्या बोलता है, वो अधिनियम ये चीज बोलता है, अगर मान लिया किसी फैक्ट्री के अंदर 30+ महिलाएं काम करती हैं, यानी कि 30 से ज्यादा महिलाएं अगर किसी फैक्ट्री के अंदर काम करने लग रही हैं, तो उस फैक्ट्री का यह कर्तव्य बनता है कि वो जो छोटे बच्चे यानी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं, उनकी देखरेख के लिए भी एक अलग से कमरा बनाए। ठीक है, तो ये क्या था आपका, 30 से अधिक महिला श्रमिकों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। जैसे मान लिया मैंने कोई फैक्ट्री खोल रखी, कंपनी खोल रखी है, और मेरे पास 30 से ज्यादा महिलाएं कर्मचारी वो काम करती हैं। ठीक है, तो ऐसे केस के अंदर क्या है, अगर उनके छोटे बच्चे, तो मुझे उनके छोटे बच्चे के लिए 0 से 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, तो एक अलग से रूम बनाना पड़ेगा, अलग से फैसिलिटी देनी पड़ेगी। ओके जी, आगे चलते हैं। न्यायमूर्ति KS पुट्टास्वामी
बनाम भारत संघ का मामला किससे संबंधित है भाई? तो किससे संबंधित है ये? फुटपाथ पर रहने वालों के आश्रय का अधिकार, निराश्रितों या जो मताधिकार, व्यक्तियों की निजता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फुटपाथ पर रहने वाले नागरिकों के आश्रय का अधिकार, जो यानी कि जो फुटपाथ पर जो लोग रहने लग रहे ना है, उनसे भी तो भाई घरों का अधिकार है। ठीक है, तो ये आपका कौन सा न्यायमूर्ति? के एस पुट्टा स्वामी। पुट्टा से बढ़ेगा फुट, पुट्टा से बढ़ेगा फुटपाथ यानी फुट्टा स्वामी। इस तरीके से याद रह जाएगा जी, बिल्कुल याद रह जाएगा। आगे चलते हैं। अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब हो गया सुप्रीम कोर्ट ये पूछने लगी रही सरकारी अधिकारी से, तेरा क्या अधिकार था, तने गड़बड़ी क्यों करी, तने किस अधिकार से है इस व्यक्ति को न्याय नहीं होने दिया। ठीक है, तो यही पूछा है भाई अधिकार परीक्षा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास पारो 6 टाइप की रिट है जारी करता है। अधिकार परीक्षा भी एक रिट है। याचिका का क्या अर्थ है? जो किसी सरकारी कार्यालय में किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करने के लिए अदालत द्वारा जारी की जाती है। तो इसका मतलब क्या है? किस अधिकार से? सुप्रीम कोर्ट क्या पूछा है? पता ना किस अधिकार था यार हरकत करी सरकारी कर्मचारी। ठीक है, अधिकार परीक्षा। ओके जी, आगे चलते हैं। डैश के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक संविधान पीठ ने अप्रैल 2020 में कहा कि एक बार अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 16(4) के तहत आरक्षण प्रदान कर दिया गया तो अनुच्छेद नंबर 16(1) के तहत किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ठीक है जी, मतलब ये चीज बोली गई कौन से मामले के अंदर बोली गई भाई? एक बार मान लिया अनुसूचित जो जाति अगर इनको हमने रिजर्वेशन दे दिया तो अनुच्छेद नंबर 16(1) के तहत किसी भी शक्ति का अपना प्रयोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये कौन से मामले के तहत ये चीज दी गई है? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आपको 4 मामले दे रखे, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मिलिंद, बी राजेश कुमार, ठीक है, चेब्रोलू लीला प्रसाद राव, या सैयद जलालुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। तो इसके अंदर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? जो लीला प्रसाद वाला है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, चिब्रोलू लीला प्रसाद। इसको कैसे याद रखोगे भाई? यही तो प्रभु की लीला, यही भारतीय कोर्ट की लीला और यही भारतीय संविधान की लीला है। ठीक है, एक जगह बेनिफिट मिल सकता है, दो जगह बेनिफिट तुमको नहीं मिल सकता। अनुच्छेद नंबर 16(4) के तहत आपको बेनिफिट दे देंगे तो 16(1) के तहत आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके जी, ये चीज हमारे समझ में आ गई। आगे चलते अगला प्रश्न देखो क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा मामला शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था? जो शिक्षा का जो मूल अधिकार है, शिक्षा का जो मौलिक अधिकार है उससे बिलोंग करने वाला मामला कौन सा था? तो मोहिनी जैन वर्सेस आपका बनाम उन्नी कृष्णन। ये मामला क्या था? शिक्षा से बिलोंग करता था। याद कैसे रखोगे भाई? शिक्षा के माध्यम से क्या आप किसी को मोह सकते हो, वरना किसी और माध्यम से आप किसी को नहीं मोह सकते, ना ही किसी को अट्रैक्ट कर सकते। ओके जी, आगे चलते हैं। संविधान का जो प्रथम संशोधन अधिनियम है 1951 की संवैधानिकता को डैश के मामले में बरकरार रखा गया था। जो पहला संशोधन है वो उसको किस मामले के तहत है, मतलब बरकरार रखा? पहला संशोधन कब हुआ था? साल 1951 के अंदर, यानी 51 के अंदर जो पहले नंबर का संशोधन हुआ था तो किसके तहत आपका कराया गया था? तो श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारतीय संघ, इस मामले के अंदर में। ठीक है भाई, हमने एक शंका करी, जो शंका के माध्यम से पहला संविधान संशोधन किया था। 90वें क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे यह घोषित करने का अधिकार है कि किसी नागरिक को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारतीय संविधान के भाग 3 द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किसी भी अदालत में जाने का कोई अधिकार नहीं है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अगर इमरजेंसी लगती है तो आप जो राष्ट्रपति जी का आदेश, राष्ट्रपति जी के आदेश के तहत इमरजेंसी लग चुकी है, आपातकाल लग चुका है, इसके तहत क्या है? अब आप किसी भी क्या है कोर्ट के अंदर नहीं जा सकते अपने मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, सिवाय अनुच्छेद नंबर 20 और 21 के मौलिक अधिकारों को छोड़ के। ओके जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस मामले में माना गया था कि विधायी कार्रवाई पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति संविधान की एक अभिन्न और आवश्यक विशेषता और इसकी मूल संरचना का हिस्सा है? न्यायिक कैसे दे रखे? जैसे मान लिया कोई भी कानूनी कार्रवाई हुई, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऑर्डर दे दिया तो उसके अंदर एक रूल और भी ऐड कर रखा है कि न्यायिक समीक्षा, कि सुप्रीम कोर्ट को हम एक बार और मतलब कि रिक्वेस्ट कर सकते कि आप इसके ऊपर दोबारा से समीक्षा कर लो इस डिसीजन की, भाई इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होने लग रहे हैं। ठीक है, तो ये कौन सा मामला था? तो एल चंद्र कुमार केस, इसका पूरा नाम एल चंद्र था, एल चंद्र कुमार केस के माध्यम से। तू घना चांद है, तेरा मामला हम दोबारा देखा, इस तरीके से याद रख लो। ओके जी। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए याचिकाएं जारी कर सकती है, यानी रिट जारी कर सकती है? ऐसी कौन सी संस्था? तो रिट कौन जारी करती है? केवल उच्चतम न्यायालय है, यही आपका रिट जारी कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट है। हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार नहीं है। ओके जी। सर्वोच्च न्यायालय ने डैश के मामले में कहा कि अदालत का प्रयास न्यायिक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से मौलिक अधिकारों के दायरे और पहुंच के अर्थ और महत्व को कम करने का नहीं, बल्कि उसको बढ़ावा देने का होता है। ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय ने कौन से मामले के अंदर यह बात कही? प्रश्न आपसे पूछा गया है।
तो किसके मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, इस केस के अंदर ये कहा था कि गांधी जी सुप्रीम कोर्ट का ये उद्देश्य नहीं है, ये उद्देश्य है दूसरा। ठीक है, ओके, जाके चलते हैं। तीसरी पीढ़ी के मानव अधिकारों की अवधारणा को डैश द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो तीसरी पीढ़ी के जो मानव थे कैरोल वाशाक के द्वारा ये आपके पेश किए गए। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 3 पीढ़ियों के मानव अधिकार आप सर्च कर सकते हो। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारत में शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया? तो कौन सा संविधान संशोधन था? मैंने बताया था बहुत बार, 86वां संविधान संशोधन 2002 है। इसके तहत क्या शिक्षा के अधिकार को क्या मौलिक अधिकार आपका घोषित किया गया था। ओके जी, ये चीज भी हमारे समझ में आ गई। आगे चलते हैं। भारत के संविधान का अनुच्छेद 15(1) राज्यों को अपने नागरिकों के साथ कुछ निश्चित आधारों पर विभेद से रोकता है। इन आधारों में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? मैंने बताया धर्म, जाति, लिंग, इनके आधार पर क्या जन्म स्थान, इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। भाषा के आधार पर भेदभाव कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके जी, आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा निम्न में दो कौन सा मूल अधिकार नहीं है? भाई कौन सा मूल अधिकार नहीं? निम्न में से आएगा ये कौन सा मूल अधिकार है? मौलिक अधिकार नहीं। शिक्षा का अधिकार क्या आपका मौलिक अधिकार है? जी है। सूचना का अधिकार नहीं, राइट टू इन्फॉर्मेशन आरटीआई एक्ट ये 2005 के अंदर आया था, मौलिक अधिकार नहीं है भाई। भाषण का अधिकार जी बिल्कुल है। जीवन का अधिकार जी बिल्कुल है। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकारों के परिवर्तन के संबंध में उच्चतम न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है? ठीक है, जो अगर मौलिक अधिकारों से रिलेटेड कोई भी अगर परिवर्तन होता है तो उसके तहत सुप्रीम कोर्ट है, उसका क्या है? मौलिक और अनन्य, मौलिक नहा, मौलिक लेकिन अनन्य नहीं, या अनन्य, मौलिक और अनन्य। ऑप्शन नंबर ए हमारा फंडामेंटल एंड एक्सक्लूसिव। ठीक है जी, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, को संदर्भित करता? कौन सी याचिका थी जिसके तहत ये जीवन पर वाली ये जो सारा का सारा मामला आया था? तो कौन सा था हमारे पास, बताओ? आया किसी साथी का आंसर? बहुत बढ़िया, वेरी गुड भाई, बिल्कुल बिल्कुल। ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ओके जी, कितने % हो रहे गए यार? बोल सीख गया मैं तो। 3% हो रहे गए, 100% के ऊपर आ चुके हैं। निम्न मौलिक अधिकारों को उस अनुच्छेद के आरोही क्रम में लगाएं जिसके अंतर्गत संविधान में दिखाई देते हैं। मौलिक अधिकार आपको बताने। स्वतंत्रता का अधिकार आपका अनुच्छेद नंबर 19 के अंदर आता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार आपका 24 के अंदर आता है। समानता का अधिकार आपका किसके अंदर आता है? 14 के अंदर आता है। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार आपके 29-30 के अंदर आते हैं। अब मेरे को ये बताओ, इसको मतलब किस क्रम में लगाना है? आरोही यानी असेंडिंग ऑर्डर के अंदर लगाना। असेंडिंग होगा घटने से बढ़ते हुए। सबसे पहले आपका ये वाला आएगा, 3 आएगा, 3 के बाद 1, फिर 2 और फिर 4, 3 1 2 4। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से लगाने थे। ओके जी, आगे चलते हैं। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? बताओ भी, जो मानवाधिकारों के लिए जो समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे? ये प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो कौन साहब थे? एलेनर जो रूजवेल्ट है, ये इसके अध्यक्ष थे। ओके जी, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान डैश के अंतर्गत अधिकार स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं। तो कौन से अधिकार है आपके? ऑटोमेटिक आपके वो स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद नंबर 19 के तहत है, ये ऑटोमेटिक आपके रिमूव हो जाते हैं आपातकाल के दौरान। ओके जी, लास्ट क्वेश्चन हमारी आज के क्लास का। निम्नलिखित में से कौन सा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ मामले में पारित फैसले के बारे में सही है? पहला कथन क्या? आरक्षण किसी भी तरह से मानदंड के 50% से अधिक नहीं होगा, यानी आरक्षण है वो 50% से अधिक नहीं होगा। पहला तो ये केस है जी, बिल्कुल सही है। दूसरा, आरक्षण नीतियों के दौरान नवोन्नत वर्ग को अनिवार्य रूप से बाहर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही है या गलत है? गलत है ये। पदोन्नति में कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए, बिल्कुल ये चीज भी आपकी गलत है। पहला नहीं, दोनों सही है, ये भी ठीक है, गलत नहीं है। आरक्षण नीति के दौरान नवोन्नत वर्ग है, इसको अनिवार्य रूप से बाहर, नया जो कोई वर्ग हो उसको बाहर रखना चाहिए। और पदोन्नति के अंदर भी कोई आरक्षण नहीं, बिल्कुल तीनों सही है आपके, ऑल ऑफ द अबव, तीनों सही है भाई। ठीक है, तो ये थे टोटल आपके 103 क्वेश्चन भाई। अभी फिलहाल मेरा गला सूख चुका है, मैं इससे ज्यादा करवाने की क्षमता नहीं रखता, मेरे शरीर के अंदर कमजोरी आ गई खड़े खड़े। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन आप ही अगली क्लास के अंदर कर लेंगे। एक बार के लिए आप लोग कमेंट करके ये जरूर बताना कि ये क्लास आपको कैसी लगी, प्रश्नों का लेवल कैसा लगा, रिवीजन कैसी लगी, आप लोगों को चीजें समझ में आई या नहीं आई। एक बार के लिए चीज कमेंट करके जरूर बता देना, फिर आप ये अगली क्लास के अंदर इसके बचे हुए क्वेश्चनों को निपटाने का काम करेंगे। ठीक है, लाडला ले लो, खान जाओ फटाफट, जल्दी जल्दी जल्दी।